यहां पर जी बताया जा रहा है कि इन जनरल टर्म्स आम अल्फाज के अंदर अगर देखा जाए तो ये जो वर्ड ग्राफिक है ये रेफर किया जाता है यानी भेजा जाता है किसकी तरफ, विजुअल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ डेटा। अब ये विजुअल क्या चीज होती है बेसिकली, व्हाट इज विजुअल? हर वो चीज जनाबे वाला जो कि आपके पास इन दी स्क्रीन या आउट ऑफ दी स्क्रीन पेश की जाती है, जिसके अंदर बहुत सारी तस्वीरें, टाइपोग्राफिकल वर्क, कलर्स, इमेजेस, ठीक है, मजीद और कुछ ऑब्जेक्ट्स आपके पास मिक्सिंग में आ रहे होते हैं। जिस तरीके से हम एक बैनर उठा लेते हैं किसी भी एक ग्लास पे बने हुए स्टोर का, तो उसके ऊपर कितनी सारी डिजाइनिंग हुई हुई है ना हमारे पास। तो बेसिकली वो जो सारा का सारा बैनर बना हुआ है, दिस इज कॉल्ड विजुअल। क्या? हर वो चीज जो कि आपके पास ऐसी नजर आती है कलरफुल और मजीद दो तीन चीजों के कंक्लूजन के साथ, वो विजुअल कहलाती है। और दूसरी इन अदर टर्म वी कैन से दैट कि जो स्क्रीन के अंदर का माहौल है सारा का सारा, वो भी विजुअल कहलाता है, ठीक है, प्लस डिजिटल भी कहते हैं उसको हम। अच्छा, अब यहां पर ये कह रहा है कि भाई ग्राफिक रेफर्स टू एनी विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड इंक्लूड्स अ वैरायटी ऑफ फॉर्म्स इंक्लूडिंग ड्राइंग्स, इसके अंदर ड्राइंग्स आ जाती हैं सबसे पहले तो, प्लस फोटोग्राफ्स, ठीक है, फोटोग्राफी ये इसके अंदर आती है। इसके अंदर आता है लाइन आर्ट। अभी लाइन आर्ट क्या होता है किसी को पता है? लाइन आर्ट LION वाला नहीं, LINE वाला लाइन, लाइन आर्ट। कौन ग्राफिक डिजाइनिंग की कोर्सेज करना चाह रहा था? माशाल्लाह। तो बेसिक इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए ना, है? अच्छा चलो ठीक है, कोई मसला नहीं। इसके अंदर ड्राइंग्स आ रही है, ठीक है, और क्या आ रहा है? लाइन आर्ट आ रहा है, और फोटोग्राफी आ रहा है, और जियोमेट्रिक डिजाइन्स आ रहे हैं, ग्राफ्स आ रहे हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग्स आ रही हैं, और मैप्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें डिजाइनिंग की फील्ड के अंदर रियलाई करती हैं किसके ऊपर? ग्राफिक्स के ऊपर, ठीक है। विदाउट एनी ग्राफिक अगर आप ये चीजें बना भी लेते हैं तो मेरे ख्याल में शायद इस तरीके की दाद रसी आपकी ना हो सके जिस तरीके से आप ग्राफिक्स पे काम करके अपनी दाद वसूल कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, फिर एक वाक्य सुनाऊंगा इसी टर्म के अंदर। आगे जी इसकी जो पर्टिकुलर डेफिनेशन है वो ये बता रही है, ग्राफिक्स में भी इमेजेस और मे आल्सो इंक्लूड टेक्स्ट। ये इमेजेस भी हो सकती हैं और इसके अंदर हमारे पास टेक्स्ट भी अवेलेबल हो सकता है। अगर टेक्स्ट होता है तो टेक्स्ट के ऊपर तमाम किए जाने वाले कारनामे किसके अंदर आ रहे हैं? टाइपोग्राफी में आ रहे हैं। अगर इमेजेस आती हैं तो इमेजेस के ऊपर किए जाने वाले तमाम कारनामे कौन सी फील्ड में आ जाते हैं? हायरार्की प्लस कलर थ्योरी, दोनों के अंदर ही आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें, इन सारी टर्मिनोलॉजीज का पता होना आपको जरूरी है। कल को आपके एडवांस CIT का कोर्स करके अगर किसी भी टर्म में या किसी भी फर्म के अंदर जाके बैठ जाते हैं और अपना काम शुरू करते हैं किसी भी स्मॉल मीडियम या अपर लेवल बिजनेस के अंदर, तो बेसिकली वहां पे जो बॉस होगा उसकी एक ही डिमांड होगी कि यार मैं अपने एम्प्लॉय को जो काम बोलूं ये वो करना जानता हो, भले वो उसको पेमेंट वही वाली कर रहे की काम वाली, लेकिन उसकी डिजायर्स क्या होंगी? यार जो जो चीजें मैं मुंह से निकालूं फटाफट की पूरी कर दे। शायद मेरे ख्याल से वो अलादीन के जिन को हायर कर रहे हैं अपने लिए, लेकिन इस तरह नहीं है। हर बंदा अपनी फील्ड का मास्टर होता है, मास्टर ऑफ वन बनने ना कि मास्टर ऑफ नन, ठीक है। हर फील्ड पे अबूर हासिल करने चले जाएंगे तो मेरे ख्याल से वो बड़ी मशहूर है, किसी कॉन्टेक्स्ट में कहावत आती है कि कौवा चला हंस की चाल अपनी भूल गया। तो ये वाली बात आती है कि अगर आप अपनी फील्ड को छोड़ के अब अपनी फील्ड को कैसे चुने कि भाई मेरी कौन सी फील्ड है? सिंपल इज दैट कि आपका इंटरेस्ट जिस फील्ड के अंदर है समझ लो कि वही आपकी फील्ड है। अब मेरा इंटरेस्ट था, छोड़ो, वैसे तो बहुत सारे इंटरेस्ट थे, लेकिन एक चीज वन ऑफ देम, मुझे टीचिंग बड़ी अच्छी लगती थी। मुझे शायद ऐसे लगता था कि यार मैं अच्छा पढ़ा सकता हूँ, तो मैंने टीचिंग को पकड़ लिया। इनफैक्ट जो मेरी प्राइमरी जॉब है वो भी टीचिंग की है, जो सेकेंडरी जॉब है वो भी टीचिंग की है। डेफिनेटली इसके बाद भी अगर मैं जाके कोई जॉब करना चाहूँगा, जो कि मैं नहीं करता, तो वो भी बेसिकली कौन सी होनी चाहिए?
टीचिंग की, क्योंकि मुझे अच्छी लगती है। हाँ, शौकिया तौर पे मैं चाहता हूँ यार मैं कोई और काम कर लूँ, किसी मॉल में जाके बैठ जाऊँ, किसी मार्केट में जाके बैठ जाऊँ, बिजनेस की तरफ चला जाऊँ, किसी प्राइवेट वर्किंग की तरफ चला जाऊँ, तो वो भी हो सकता है। लेकिन जो फील्ड मेरी जो मैंने अपने लिए चुनी है वो टीचिंग है। इस तरीके से सेम आपके ऊपर भी यही सिनारियो होगा, ठीक है। यहाँ काफ़ी सारे टीचर्स बैठे हुए मेरी बात से एग्री करेंगे, जो भी टीचिंग कर रहे हैं इस वक्त, उनको ऐसा लगा होगा कि भाई वो टीच कर सकते हैं तो ही वो इस मैदान में कूदें, वरना मेरे ख्याल से टीचिंग करना भी हर एक का काम नहीं है। जब आप अपने सामने अपने से ज़्यादा वेल क्वालिफाइड बच्चों को या फिर ऑडियंस को देखते हैं तो वहाँ पे ज़रा सा टांगे काम जाती हैं, ओह कहाँ पे टांग जाती हैं, सॉरी, ठीक है। तो इस चीज़ को समझने के सालों की मेहनत जो है वो उसको कवर अप करती है। डायरेक्ट आप आके जो है ना वो एक ऐप आई हुई थी आजकल, छा जाओ, तो डायरेक्ट कोई छा नहीं सकता, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है उससे पहले। तो उसके बाद जी यहाँ पे इसी डेफिनेशन के अंदर आते हैं, तो ये बता रहे हैं इंक्लूड टेक्स्ट, दे कैन बी यूज्ड फॉर डेकोरेटिव और फंक्शनल पर्पसेस। इमेजेस भी हो सकती हैं, टेक्स्ट भी हो सकता है, और इसको यूज किस वे में किया जा रहा है, डेकोरेटिव वे में, जिसको एस्थेटिक भी कहा जाता है। अब ये क्या होता है मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा। जिसको डेकोरेटिव वे में भी यूज किया जा रहा है, और फंक्शनल का मतलब उसको देख के कोई पैगाम मिल रहा है आपको। मिसाल के तौर पे ये कि आप ट्रैवल कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं, और रास्ते में आपको एक ट्रैफिक सिग्नल के साथ एक साइन बोर्ड लगा हुआ मिलता है। उस साइन बोर्ड पर आपको एक सिंबल बना हुआ नजर आ रहा है ऐसे एरो का, जो कि सामने वाले रास्ते पे जा रहा है। उसी की अगले साइन बोर्ड पे आपको पी बना हुआ नजर आ रहा है, जिसके ऊपर एक राउंड है और वो क्रॉस हुआ है। तो ये सारे के सारे कौन से ग्राफिक्स हैं? ये सारे ग्राफिक्स ही हैं, कलरफुल है ना, तभी तो इंसानी इमेज जा रही है डायरेक्ट, तभी तो आप डायरेक्ट उसको देख रहे हैं। अब यहाँ पे वैसे बहुत सारे बच्चे बैठे हुए, तकरीबन सबने डल कलर पहने हुए, ठीक है, लेकिन जिनके कलर वाइब्रेंट है कलर थ्योरी के मुताबिक। अब ये चीजें शायद आपको नहीं समझ आए, लेकिन चूंकि मैं रियल एग्जांपल्स पे आ रहा हूँ, यहीं की एग्जांपल्स उठा के आपको बता रहा हूँ, तो शायद आप मेरी बात को समझ रहे होंगे कि जो वाइब्रेंट कलर वाले हैं मेरी नजर डायरेक्ट उन पे जा रही है। मिसाल के तौर पर ये रेड स्कार्फ वाली खातून, कमाल क्या है, इनका स्कार्फ का कलर रेड है, जो कि वाइब्रेंट कलर है। वाइब्रेंट कलर पे हमेशा ह्यूमन आई फटाफट चली जाती है। तो अब मैं अगर बात कर रहा हूँ तो जाहिर बात है यहाँ आते हुए स्पेशली इस रॉ में या पीछे मेरी नजर किस पे चली जाएगी, साइकोलॉजी के लिए कह रहा हूँ, रेड कलर पे, ठीक है। अब दूसरा कलर है वो ग्रीन, ये पहन के बैठी हुई है। ग्रीन कलर भी वाइब्रेंट कलर्स में आता है, जो कि अट्रैक्ट करता है काफी, तो साइकोलॉजी के मुताबिक फिर ग्रीन कलर देखने लग जाएंगे। तो इसी तरीके से जनाबे वाला कलर्स बहुत मैटर करते हैं। साथ ये इसको पकड़ के अगर आगे हो सकता है ना, मैं थोड़ा सा लिखना चाह रहा हूँ, तो कलर्स जो है वो बड़े मैटर करते हैं, ठीक है। तो वहां पे हमारे पास दो साइन बोर्ड दोबारा पीछे आते हैं। वो दोनों साइन बोर्ड क्या कर रहे हैं, बेसिकली अवाम को गाइड कर रहे हैं, टीच कर रहे हैं कि भाई क्या करना है, अब क्या करना है, अब क्या करना है। तो ये जो सारे इस तरीके के साइंस होते हैं, इस तरीके के जो ग्राफ्स होते हैं, वो सारे के सारे ग्राफिक्स क्या कहलाते हैं, फंक्शनल ग्राफिक्स। क्या? फंक्शनल। एक और होते हैं जनाबे वाला, दिस इज कॉल्ड एस्थेटिक। एक तस्वीर है मेरे पास, मिसाल के तौर पे ये आयशा ने एक जो तस्वीर लगाई हुई अपने अकाउंट पे, एक क्या बनी हुई हो, कश्ती बनी हुई है ना, हाँ एक कश्ती बनी हुई है एक अदद, लेकिन बड़े वाइब्रेंट कलर का यूज किया हुआ है उसके अंदर। फिर कलर थ्योरी देखो बीच में आ रही है। अब जब मैंने उस तस्वीर के ऊपर क्लिक किया, मैं वैसे स्क्रॉल कर रहा था आगे पीछे ऐसे ही, तो मैंने जब उस तस्वीर के ऊपर क्लिक किया तो मेरा दिल किया कि यार मैं थोड़ा देखूं कि है क्या बेसिकली। तो अब ये सारी चीजें ह्यूमन साइकोलॉजी को क्यों अट्रैक्ट कर रही हैं? बनाने वाले ने ये तस्वीर ग्राफिक्स की मदद से ही बनाई थी, लेकिन क्या उसको ये अंदाजा था कि हर दूसरा शख्स इसकी इस तस्वीर को देखेगा, ना चाहते हुए भी देखेगा? तो ये जो ना चाहते हुए वाला फैक्टर है जनाब, इसी चीज को डेवलप करना था मुझे आपके अंदर, जिसके लिए मुझे आपको ग्राफिक डिजाइनिंग की थ्योरी पढ़ानी पड़ी है, या मैं कल की क्लास में पढ़ाऊंगा मजीद। मेरी बातें समझ रहे हैं, ऊपर से जा रही हैं, ठीक है। एक अच्छा ग्राफिक डिजाइनर आपको तो मैं शायद ना बना पाऊं, क्योंकि ये मेरी फील्ड नहीं है। मैं फिर बात कर रहा हूं कि आई एम नॉट अ ग्राफिक डिजाइनर, बट इतनी इंशाल्लाह कोर्स के अंदर जितनी अवेलेबल है उससे थोड़ी सी समझ लो बोनस देगी जाऊंगा।
तो इतना आपके पास ग्राफिक डिजाइनिंग का इल्म हो जाएगा कि नेक्स्ट जब आप ग्राफिक डिजाइनिंग के कोर्स के लिए मूव करते हैं तो वहां पे आने वाली जो टर्मिनोलॉजीज हैं शायद मेरे ख्याल से आपको वो ज्यादा मुश्किल ना लगे, या फिर आपने पहले से सुनी हुई होंगी तो आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, फंक्शनल और डेकोरेटिव दोनों कामों में ग्राफिक्स का यूज किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद आगे क्या कह रही है कि इंक्लूडिंग एजुकेटिंग, इन्फॉर्मिंग। इंक्लूडिंग एजुकेटिंग का मतलब तालीम के पर्पसेस के लिए भी उसको यूज किया जा रहा है। अब ये जो मैंने प्रेजेंटेशंस बनाई हुई थी पावर पॉइंट पे, ग्राफिक्स का यूज था, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आप देखते, आप उससे जो है मैं उसके जरिए से आपको पढ़ाता, तो ये मैं किस पर्पस के लिए यूज कर रहा था, एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज कर रहा था। तो अब देखो ग्राफिक डिजाइनिंग की ये जो ग्राफिक की ये जो एक डेफिनेशन है ये पूरी होती जा रही है अपने अंदर। तो ये एजुकेशन के लिए भी यूज किया जा रहा है, इन्फॉर्मिंग किसी को कुछ बताने के लिए भी यूज किया जा रहा है, इलस्ट्रेटिंग। इलस्ट्रेटिंग का मतलब क्या होता है, इलस्ट्रेशन किसी भी नॉर्मल ऑब्जेक्ट को ग्राफिकली मॉडिफाई कर देना, वो क्या कहलाता है, इलस्ट्रेशन कहलाता है। अगर मेरे पास यहाँ पे एक तस्वीर है और मुझे कहा जाता है कि सर यहाँ पे इस तस्वीर के अंदर ये भी लगा दें, इसकी तस्वीर भी लगा दें, प्लस इसके साथ इस कलर को जरा सा ऐसे कर दें, इसमें यहाँ पे ये लिखना है, इसमें वहां पे वो करना है, इसकी ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, इसकी सैचुरेशन, इन चीजों को चेंज करना है। तो ये सारे काम करने के बाद जब मैं वो तस्वीर वापस कर रहा हूं तो मैंने उस पर क्या किया, इलस्ट्रेशंस किए। ठीक है, मॉडिफिकेशन किए ग्राफिकली, वो इलस्ट्रेशन कहलाता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद इलस्ट्रेशन आती है इसके अंदर, और एंटरटेनिंग पर्पसेस के लिए भी ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और मन के किया जाता है। अगर आपको मैं एक मूवी बताता हूं, बहुत मेरे ख्याल में बड़ी मशहूर मूवी है, शायद आप सबने देखी हो, स्मार्ट्स। ब्लू कलर के छोटे छोटे बौने होते हैं उसके अंदर, स्मार्ट्स। ठीक है, इस मूवी के अंदर इनके ऑब्जेक्ट को रियल इंसानों के साथ दिखाया गया है, इनके कैरेक्टर्स को। ठीक है, अब इतना छोटा सा ब्लू कलर का आदमी बोना, वो एक रियल इंसान के साथ कैसे मिल सकता है, बल्कि मेरे ख्याल से तो शायद बोनों का वजूद ही नहीं है, या होगा भी तो मुझे तो नहीं नजर आया आज तक, खाली यूट्यूब की वीडियोस में ही देख देख के बड़े हुए। ठीक है, तो अब इसको कैसे बनाया गया भाई, डेफिनेटली ग्राफिक्स की मदद से। तो एंटरटेनिंग पर्पस के लिए भी, ये मूवी एंटरटेनिंग पर्पस के लिए आती है ना, तो एंटरटेनिंग पर्पस के लिए भी यहां पर हमारे पास अवेलेबल है ग्राफिक्स। ठीक है, मजीद आगे जी, आगे ये क्या पूछ रहा है, एंड दिस इज वन ऑफ द ब्रांच ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन डिजाइन। अब ये VCD क्या है, विजुअल कम्युनिकेशन डिजाइन, इसके बारे में कभी सुना है, नहीं सुना। अब ये देखो, डायरेक्ट अगर मैं आपको कैनवा स्टार्ट करवा दूं और प्लस 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 करते जाएं, तो ये कैनवा सीखने के बाद शायद आप इतनी अच्छी ड्राइंग ना बना सकें जो कि इस बेसिक थ्योरी को समझने के बाद शायद आप बना लेंगे। ऐसे ही है ना, हमेशा मैंने पहले भी आपको यही कहा था कि हमेशा आप उस चीज पे जब तक काम सही से नहीं कर पाएंगे जब तक आप उसकी थ्योरी को ना समझें, उसके वर्किंग मैकेनिज्म को या उसके फिनोमेना को आप ना समझें, तब तक आप बेहतरीन वर्किंग वो नताइज हासिल नहीं कर पाएंगे। ठीक है सर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर थ्योरी का कितना बड़ा पार्ट है देख लें, उसके बगैर आप अपने ग्राफिक डिजाइनिंग के करियर को, इस कोर्स को पूरा ही नहीं कर पाएंगे जब तक आपको इंस्ट्रक्टर थ्योरी नहीं पढ़ाएंगे। जी सर आपको बुला, ठीक है, तो ये तो हो गई जनाबे वाला हमारे पास एक सिंपल सी डेफिनेशन। अब प्रिंसिपल्स ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन डिजाइन, अब VMC क्या है, विजुअल कम्युनिकेशन डिजाइन जनाबे वाला एक बहुत बड़ी एम्ब्रेला है, एक छतरी है, मिसाल दे रहा हूं, ठीक है, VCD ये बहुत बड़ी एक छतरी टाइप है, और इसके अंदर हमारे पास डिजाइनिंग की बहुत सारी किस्में आती हैं, UX डिजाइन, UI डिजाइन, ग्राफिक डिजाइनिंग, ठीक है, डेटा विजुअलाइजेशन, इस तरीके की बहुत सारी छोटी 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 अलग अलग हमारे पास आती हैं, इसकी विजुअल कम्युनिकेशन डिजाइन की किस्में, टाइप्स आती हैं। ठीक है, अब उन सारी टाइप्स के अंदर अलग अलग काम हो रहे हैं, लेकिन बेसिकली एक जो टाइप है उसकी ग्राफिक डिजाइनिंग जिसको कहते हैं, अब बेसिकली हमने वो पढ़नी है, तो उसके ही कॉन्टेक्स्ट में मुझे विजुअल कम्युनिकेशन डिजाइन को आपको बताना पड़ा कि इसका वजूद कहाँ से आया है, ग्राफिक डिजाइनिंग कहाँ से निकली है, विजुअल कम्युनिकेशन डिजाइन। अब ये विजुअल क्या चीज है मैंने पहले बताया था, कम्युनिकेशन क्या होती है, बेसिकली आपस में दो या दो से ज्यादा का
इंटरेक्शन, बातें करना आपस में, अपने ख्यालात का तबादला करना, दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन किस बेस पे हो रही है? विजुअलाइजेशन की बेस पे हो रही है। तो विजुअल कम्युनिकेशन आखिर में क्या आ रहा है? डी फॉर डिजाइन। तो ये जो भी चीजें जो विजुअल कम्युनिकेशन के लिए डिजाइन की जाती हैं वो सारी की सारी VCD की अम्ब्रेला के अंदर आ रही हैं, ठीक है। अच्छा, इस VCD के अंदर ही जो एक चीज हमने कवर करनी है वो होगी हमारी ग्राफिक डिजाइनिंग। डेटा विजुअलाइजेशन भी मैं थोड़ी सी आपको पढ़ाऊंगा जो कि एक्सेल के अंदर आएगी। जब हम डेटा के ऊपर अच्छा खासा काम करना, उसको बनाना सीख जाएंगे तो उस डेटा को किस तरीके से विजुअलाइज वे में प्रेजेंट करना है। अब मैं सीधा सीधा रफ डेटा उठा के अपने बॉस को दिखा दूं, इधर भी मैथ, उधर भी मैथ, इधर भी मैथ, इधर ये इसका नाम, उसका नाम, ये वो, बॉस तो देख के पागल हो जाएंगे। बॉस बोलेंगे भाई मुझे वो बताओ जो कि मैं पूछ रहा हूँ, सेल्स के बारे में बताओ, ये चीज बताओ, वो चीज बताओ। तो अब ये सारी चीजें डेटा के अंदर से अलग अलग निकाल के मैनिपुलेट करने के लिए आपको काफी सारा टाइम लगेगा। तो इसीलिए आप क्या करेंगे, डेटा को विजुअलाइज कर देंगे ग्राफ की सूरत में, ग्राफिकली अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर देंगे। बॉस आएंगे, देखेंगे हाँ भाई ये बंदा है आरिफ नाम का, इस बंदे के थ्रू मेरे पास ग्राफ के अंदर अलग अलग लाइंस बनी हुई होती है ना, बहुत सारी किस्म के ग्राफ्स हैं, लेकिन मैं लीनियर ग्राफ की बात कर रहा हूँ। लाइंस वाले ग्राफ के अंदर इसका ये जो ग्राफ बना हुआ है इसके अंदर ये सबसे टॉप पर जा रहा है, यानी कि इस बंदे ने सबसे ज्यादा सेल्स मारी है। अच्छा, सबसे आखिर में आके ये जो बंदी है, ये जो बंदा है, इसने सबसे कम सेल्स दी है, ठीक है। तो ग्राफिकली बॉस को फटाफट अंदाजा हो गया वजह क्या आई, बीच में क्या चीज इन्वॉल्व हो रही है, ग्राफिक्स। ऐसे ही है ना, जब आप किसी भी चीज को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं किसी के सामने, शायद अभी आप लोग, मुझे लग रहा है आप सबकी फेसेस पे 12 बज रहे हैं, आस्ते आस्ते बोर होना शुरू हो रहे हैं आप लोग, लेकिन यही चीज अगर मैं आपको विजुअलाइज वे में बताना शुरू कर दूं तो शायद आपको बोरियत ना हो, क्योंकि उसके अंदर उन तमाम चीजों का ख्याल किया गया है जो कि ह्यूमन साइकोलॉजी मांगती है, ह्यूमन साइकोलॉजी चाहती है, ठीक है। तो बेसिकली यही तमाम चीजें हमारे पास ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर आती हैं। तो अब उम्मीद है कि ग्राफिक डिजाइनिंग की थोड़ी सी समझ बूझ और इसकी अहमियत का अंदाजा हुआ होगा। थोड़ा सा एक छोटा मोटा वाकया और है वो बता देता हूं, फिर और भी अहमियत का अंदाजा हो जाएगा। अच्छा, विजुअल कम्युनिकेशन डिजाइन के अंदर पहले बात कर रहे थे, इसमें सुन लें, इसमें बेसिक 3 टाइप्स आती हैं। 3 किस्म का विजुअल कम्युनिकेशन डिजाइन हमारे पास यहां पे आता है, जिसमें सबसे पहले आती है टाइप, यानी टाइपिंग, जिसको हम डील करेंगे पूरे के पूरे अलग से टॉपिक के अंदर, जिसका नाम है टाइपोग्राफी, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो चीज आती है वो होती है शेप्स, शेप्स कह सकते हैं। ये आती है हमारे पास किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, शेपिंग और डिजाइनिंग के अंदर, ठीक है, सिंबल्स के अंदर। किस तरीके से हम किसी भी सिंबल को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो वो सारी की सारी चीज किस में आएगी, शेपिंग के अंदर आएगी। उसके अंदर लिखना क्या है, ये टाइपोग्राफिकल वर्किंग के अंदर आएगा, जो कि जिसके बकायदा असूल बने हुए कि टाइपोग्राफी क्या है, किस तरह करनी चाहिए, ये सारी चीजें इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। उसके बाद ये आता है हमारे पास पिक्चर्स। ये 3 चीजें मिलाई जाएं अगर, टाइप, शेप एंड पिक्चर, तो इन तीनों चीजों को मिला के हमारे पास जो मॉड्यूल तैयार होता है उसको कहा जाता है विजुअल कम्युनिकेशन डिजाइन। शायद अगर ये ट्रेजेडी ना हुई होती है अभी यूएसबी वाली, तो अभी हम इसी टर्म को डील करते हुए मैं आपको बता रहा होता, आप अपनी स्क्रीन पे ऑनलाइन लाइव देख रहे होते कि मैं आपको किस तरीके से विजुअल कम्युनिकेशन के जरिए पढ़ा रहा हूं। आप देख मुझे रहे होते शायद, या देख स्क्रीन को रहे होते, सुन मुझे रहे होते, और आपको बातें समझ में आ रही होती। इनमें क्या चीज कॉमन थी पिछली बातों के हिसाब से? कलर्स आपको वाइब्रेंट मिल रहे थे, क्योंकि मैंने कलर का इंतखाब ऐसा किया था कि कोने पे बैठा हुआ मुंह फाड़ता हुआ बच्चा भी पहले मेरा कलर देखेगा, यार ये क्या चीज है, ये सब ने क्या बनाया हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली इन तमाम चीजों का जो मैं आपको पढ़ा रहा था, उनको मैंने अपनी इन प्रेजेंटेशंस में एक्चुअल ऑन अप्लाई किया, ताकि उसी में से मैं आपको उसकी फौरन एग्जांपल भी दे पाऊं, लाइव एग्जांपल भी दे पाऊं। तो लेकिन हुआ क्या, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम प्रेजेंटेशन बना के भी तनहा रह गए। देखें ये हो गया आज हमारे साथ। खैर कोई मसला नहीं। एग्जांपल्स के तौर पे मुझे ये बताइएगा क्लास, ये जो
विजुअल कम्युनिकेशन डिजाइन में जो ग्राफिक्स आते हैं हमारे पास बेसिकली, इनका यूज किस किस सेक्टर में किया जा रहा है, ये सवाल है जी। ग्राफिक्स का, ग्राफिक डिजाइनिंग का इस्तेमाल किस किस जगह पे हो रहा है? गेम्स में हो रहा है, बेहतरीन। कंपनीज में, यूट्यूब पर चैनल बनाने में, शाबाश, बहुत अच्छे बताया भाई। देखो ये अलग अलग आइडियाज दे रहे हैं। आइडियाज का मतलब ये बता रहे हैं कि सर इस जगह पे ग्राफिक्स का यूज हो रहा है, यानी हमने खुद देखा है बकायदा। उसने गेम का बताया, इन्होंने यूट्यूब चैनल का बताया। शिदाते आप क्या कह रहे हो? मेन्यू कार्ड, बिल्कुल भाई, वेडिंग कार्ड्स बनाने के लिए मेन्यू कार्ड बनाने पे भी ग्राफिक्स का यूज किया जा रहा है। मूवीज में, बिल्कुल सही, मूवीज में यूज किया जा रहा है। पीछे जी आप, लोगो बनाने के लिए यूज किया जा रहा है। किसी भी बिजनेस को या किसी भी अपनी शनाख्त के लिए कोई चीज आप ऐसी बनाना चाह रहे हैं विजुअली, जो कि आवाम डिजिटली देख सके, वो बेसिकली लोगो में आती है, लोगो में शुमार होती है या स्लोगन में आती है, तो उसको भी ग्राफिकली क्रिएट किया जा रहा है। और टेक्स्ट डिजाइन बिल्कुल ग्राफिक्स में आता है। एनिमेशन ग्राफिक्स के अंदर आता है। दिस इज वन ऑफ द फील्ड ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग। ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग की एक फील्ड है अलग सी, एनिमेशन। अगर आपको सिर्फ एनिमेशन सीखनी है तो आप अलग से इसी को पकड़ लें, क्योंकि ग्राफिक जी, पोस्टर्स बिल्कुल ऐसे ही है। और कार्टून्स ग्राफिक डिजाइनिंग का यूज किया जा रहा है। अच्छा, अगर मैं अब कुछ चीजें मैं बताता हूं, शायद आप रियल लाइफ एग्जांपल्स से ज्यादा जल्दी समझ जाएंगे। अचानक से बकरा ईद आई और समी साहब ने बहुत सारा गोश्त खा लिया, और अल्टीमेटली क्या हो गया? बीमार हो गए, वो बीपी शूट कर गया। उम्र के भी आपको पता है ना, फिर वो मामलात होते हैं, तो जरा सा अवॉइड करना चाहिए, लेकिन फिर भी ईद तो ईद होती है, बच्चों की होती है, जाहिर बात है, तो मैंने भी थोड़ा सा खा लिया। अच्छा, बीमार हो गए, इनको लेके जाया गया हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल भी ऐसा वैसा नहीं, बहुत बड़े नामी ग्रामी हॉस्पिटल में ले जाया गया, लेकिन अब पता ही नहीं था कि यार इसमें जर्नल वार्ड किस तरफ है। यानी कि आम तौर पे से चलते फिरते जो लोग गिर जाते हैं सड़कों पे, उनकी तबीयत कहां दिखाई जाए। तो अब वहां अंदर जाके समी साहब के दोस्त, और समी साहब तो पहले ही टुन थे, समी साहब के दोस्त परेशान घूम रहे हैं कि यार इसको कहां लेके जाए मोटे को। अब तो अब वहां पे किस चीज ने सहारा दिया इनको? विजुअल कम्युनिकेशन, ग्राफिक्स, बोर्ड लगे हुए नजर आना शुरू हो गए कि जर्नल वार्ड इस तरफ, दूसरा वार्ड ऊपर, तीसरा वार्ड सॉरी साइड पे, नीचे तो मेरे ख्याल में शायद बेसमेंट ही हो। हाँ, उन्हीं में से एक और बच्चा था जिसको मुझसे ज्यादा इमरजेंसी थी, उसने क्या देखा होगा? टॉयलेट उस तरफ। तो ये सारी चीजें जनाब कैसे नजर आ रही थी? किस प्रेजेंटेशन के तहत नजर आ रही हैं? विजुअल कम्युनिकेशन। भाई, अस्पताल वाले वहां बंदा नहीं खड़ा कर सकते, या वो अपने माथे पे लिख के खड़ा होगा कि भाई क्या कहते हैं, वॉशरूम जाने के लिए ये दबाएं, फिर मैं ऐसे करूंगा वहां पर है, यहां जाने के लिए ये दबाएं, फिर मैं ऐसे करूंगा वहां पर है। तो ऐसे तो नहीं होगा ना। तो इसी चीज को देखो, मैनिपुलेट करने के लिए, इसको आउटकम करने के लिए ग्राफिक्स का यूज यहां पर भी किया जा रहा है। अब जैसे ही समी साहब के जो 3 दोस्त थे, एक तो माशाल्लाह से अपने वर्किंग में मसरूफ थे, 2 जो थे वो उनको लेकर ऊपर वाले जनरल वार्ड में चले गए, और अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह मामलात हो गए। तो लाइव एग्जांपल के थ्रू आपको ग्राफिक्स की एक और समझ आ गई कि रियल लाइफ में भी ये यूज हो रहे हैं कहां कहां। अच्छा, दूसरी चीज अभी जो मैंने पहले एग्जांपल दी थी, हम रोड पे आ गए, अब जरा ख्वारी का वक्त है, आगे पीछे घूम रहे हैं रोडों पे, फिर देख लिया भाई क्या एग्जांपल है। साइन बोर्ड नजर आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े बोर्ड्स ऊपर नजर आ रहे हैं। ठीक है, अलकरम ने न्यू कपड़े निकाले हुए। ठीक है, अलकरम के कपड़ों से पहले नजर किस पे जा रही है? उनकी मॉडल पर। मैं वो नहीं कह रहा, मस्ती मजाक नहीं कर रहा, वे बाकायदा फैक्ट बता रहा हूं। साइकोलॉजी क्या कहती है? जब भी आपका
आपकी नजरों का इंटरेक्शन किसी भी ह्यूमन के साथ होगा एज कंपेयर टू एनी फिजिकल ऑब्जेक्ट। मेरी बात समझ रहे हो? जब भी किसी इंसान को देखोगे बजाय किसी दूसरी चीज, आम चीज को देखने के, तो पहले किसको देखना प्रेफर करेगा आपका दिमाग? यकीनन उस इंसान को। और दूसरी बात, अगर वो हो मुख्तलिफ जेंडर का तो फिर तो पक्का पार्टी तो बनती है। ठीक है, तो ये साइकोलॉजिकल फैक्ट बता, देखो शर्माने वाली बात नहीं है। ये पहले होता था, शायद शर्मीले वर्मीला फारूकी होती होंगी, अब वो पार्लियामेंट से निकल चुकी हैं। तो अब जो है वो हर बात जमाने के हिसाब से ऑन दी वे की जा रही है। तो जो चीज है साइकोलॉजी के अंदर या हमारे कंटेंट्स में, वो मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, उससे पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि बीइंग अ टीचर, पेशे पैगंबरी, ये एक मकसद है, ये एक जॉब है जो मैंने पूरी करनी है, आपको एजुकेट करने की। आगे चलते हैं। हाँ, बोर्ड नजर आ रहा है। पहले किसको देखा? बोर्ड को भी भूल जाओगे, पहले मॉडल देख रहे होगे कि यार ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। अच्छा, देख लिया, उसके बाद अब जरा देख लेते हैं यार कि आजू बाजू क्या है। अच्छा, दूसरी बात, एक और चीज का, अब जब जाओगे ना घर, अपने अपने घरों में आज यहां से फ्री होते हुए, तो मेरी सारी बातें जहन में रख के आगे पीछे चेक करना। ओए, तुम लोग मॉडल्स ही देखते रहना, मैं जो बता रहा हूं वो चीज करना। होगा क्या, जब आप लोग जाओगे तो आप देखोगे कंटिन्यूसली आपकी पहली नजर आपके मॉडल पे गई। दूसरी चीज, उसके पहने हुए कपड़ों पे। क्यों? क्योंकि वो कपड़ों का कलर थ्योरी के मुताबिक ऐसा वाइब्रेंट रखा गया है कि आपकी दूसरी नजर कहां जाएगी? ऑटोमेटिकली कपड़ों पे। अभी मैंने यहां पे मिसाल दी थी ना, रेड कलर है, फटाफट नजर जा रही है। उसी तरीके से ये भी काम करेगा। उसके बाद हायरार्की के अंदर, रैंकिंग्स के अंदर आपके पास तीसरी मोस्ट रेलेवेंट चीज जो होगी वो होगा उनका अपना प्रोडक्ट। फिर बंदा उसको देखेगा कि भाई इनकी चीज क्या है, ये बेच क्या रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद दी गई उसकी डिस्क्रिप्शन को देखेगा। वो डिस्क्रिप्शन टाइपोग्राफिकली अगर उसको अच्छी लगी या वो प्रोडक्ट उसके मतलब का हुआ तो वो आगे एक्सीड करके उसको पढ़ेगा। अदरवाइज क्या करेगा? पहली नजर में मॉडल देखी और आगे गए, दूसरा बोर्ड आ गया, मॉडल देखी, आगे चले गए, तीसरा बोर्ड देखा, लड़का मॉडल, फटाफट छोड़ा, आगे चले गए। तो ये तमाम इस तरीके के जो है वो काम हो रहे हैं जो कि ह्यूमन साइकोलॉजी और ग्राफिक डिजाइनिंग में आते हैं। देखो, जब हम ग्राफिक डिजाइनिंग की बात करेंगे तो इसके अंदर साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि हम कलर्स के साथ खेल रहे हैं। दिस इज ऑल अबाउट कलर्स। तो जब कलर्स के साथ खेलना शुरू करोगे तो ग्राफिक डिजाइनिंग की एक बहुत ही खूबसूरत और एक बहुत ही डार्कर इमेज आपके सामने आना शुरू होगी। ठीक है, अगर आप इसके ऊपर अबूर हासिल कर लेते हो तो मेरे ख्याल से एक अच्छे ग्राफिक डिजाइनर बन जाओगे। लेकिन उसके लिए यही तमाम थ्योरी, इसमें बेसिक्स का होना बहुत जरूरी हो जाएगा। आगे जी, 3 प्रिंसिपल्स मैंने बता दिए थे विजुअल कम्युनिकेशन डिजाइन के, जो कहां कहां यूज हो रही थी आपने मुझे बताया। एक वन ऑफ दी ग्रेटेस्ट एग्जांपल मैंने दे दी आपको कि ये भाई हॉस्पिटल्स में यूज हो रही है। अब एक और सीन ये हुआ, मैं चला गया बैंक में जाने के बाद मुझे नहीं पता था मुझे कैश डिपॉजिट किस काउंटर पे करवाना है। तो अब बेसिकली ग्राफिकली क्या हो रहा है कि वहां पर हर कैश काउंटर के ऊपर भी मेरे पास एक स्लिप लगी हुई है। ग्राफिकली वहां पे भी मुझे बताया जा रहा है कि भाई अपना कैश डिपॉजिट यहां करना है आपने। वो तो इंग्लिश में कह रहा है, मैं आपको उर्दू में बता रहा हूं। ठीक है, इस तरीके से वहां पे भी ये मैसेज आपके लिए छोड़ा हुआ है। कौन सा डिजाइन कहलाएगा ये, एस्थेटिक या फंक्शनल? फंक्शनल। क्यों? क्योंकि ये वर्किंग कर रहे हैं। बेसिकली जब भी कोई इसको देख रहा है तो ये उससे एक मैसेज कम्युनिकेट करना चाह रहा है कि भाई मुझे देख रहे हो तो ये करना, मुझे देख रहे हो तो ये करना, मुझे देख रहे हो तो वो करना। तो ये सारे काम, इस तरीके के जो भी आपके पास डिजाइन आते हैं वो सारे के सारे डिजाइन क्या हैं? फंक्शनल है। ठीक है, जो कि किसी काम को करने का कहें आपको। अब यहां पे मिसाल के तौर पे आप लोगों ने पिया है एक कैन, पेप्सी का कैन। ठीक है, उस कैन के पिछली तरफ अगर आप देखें तो आपके पास एक छोटा सा निशान नजर आएगा या एक छोटा सा ट्रेडमार्क नजर आएगा, जिसके अंदर एक इस तरीके का बिन बना हुआ है और एक बंदा खड़ा होकर उसके अंदर उसको फेंक रहा है। ठीक है, ऐसे ही निशान होता है। मेरी राइटिंग खूबसूरत है, शायद आपको समझ आए ना आए, लेकिन इसी तरीके का एक
ट्रेडमार्क, आप ट्रेडमार्क तो नहीं कहेंगे, इसी तरीके का एक मार्क, एक फंक्शनल डिजाइन आपको उसके पीछे नजर आएगा। इसका क्या मैसेज आ रहा है आपको कि पीने के बाद डस्टबिन में फेंका जाए। एक और इस तरह का मैसेज हमारे पास अवेलेबल आता है जो कि तमाम उन ऑब्जेक्ट्स के अंदर होता है जिस पे आग लगने का खतरा हो। वो कैसे डिजाइन किया गया है, एक आग का भड़का हुआ शोला बनाया जाता है और इस तरीके से बताया जा रहा होता है यहां पर कि भाई पीछे की तरफ छोटा सा, अब मैं शायद प्योर बना के नहीं बता सकता आपको, लेकिन इस तरीके से ही होता है कि उसके पीछे क्या मकसद दिया जा रहा है कि यार बी केयरफुल, इसके अंदर ऐसे ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि आग लगा सकते हैं, तो आपने बच के रहना है। तो ये डिजाइन भी क्या हुआ, फंक्शनल डिजाइन, फंक्शन काम कर रहा है ना, तो फंक्शनल डिजाइन। अच्छा, एक डिजाइन और मेरे पास आता है, वो जब भी मैं बता रहा था इसकी पिक्चर पे, जो कि मैंने खोल के चेक की बार बार तो नहीं, मतलब एक ही बार, लेकिन की, तो उसकी क्या वजह थी, वो एस्थेटिक डिजाइन्स में आ रहा था, उसके अंदर मैसेज तो कोई भी नहीं था मेरे लिए, ना कोई काम ऐसा था जो मैं उसको देख के कर पाऊं। हाँ, अलबत्ता एज अ ग्राफिक डिजाइनर मुझे थ्योरी पता थी थोड़ी बहुत, जितनी भी मुझे आती थी, उस थ्योरी के मुताबिक जब मैंने उसको एनालाइज करना शुरू किया तो उसके अंदर मैंने तो तमाम ग्राफिक डिजाइनिंग वाली चीजें नोट की, लेकिन आम साइकोलॉजी के लिए अगर वो तस्वीर में आप में से किसी को दिखाऊं तो आप बोलेंगे यार अच्छी बनाई हुई सर, कश्ती बनी हुई अच्छी है, ठीक है। तो अब वो अच्छी वाले जो एलिमेंट्स थे वो सारे के सारे वही बंदा बताएगा जो एक ग्राफिक डिजाइनर है या जिसको ये थ्योरी आती है। अब बेसिकली वो तो यही बोलेगा सर देखने का दिल कर रहा था, आई कैचिंग थी तो देख ली। अब आई कैचिंग नहीं होती, डल कलर्स का इस्तेमाल किया हुआ होता तो शायद आपकी तवज्जो का मरकज ना बनती वो तस्वीर, ठीक है, मिसाल दे रहा हूं, देख लीजिएगा। तो हर वो चीज जनाब ग्राफिकली जो प्रेजेंट हो रही है और वो आपके लिए हैप्पीनेस और जॉय का सामान बन रही है, हैप्पीनेस और जॉय का रीजन बन रही है, वो आपके पास किस फील्ड में रिलाई करेगी, एस्थेटिक डिजाइन्स में। किसमें, ASTHETIC, एस्थेटिक डिजाइन। हर वो डिजाइन जो कि ह्यूमन साइकोलॉजी को काम करने के लिए, कूल डाउन करने के लिए, हैप्पीनेस जॉय फील करवाने के लिए बनाया जा रहा है, वो तमाम के तमाम डिजाइन्स क्या हैं, एस्थेटिक डिजाइन्स हैं। और वो तमाम के तमाम डिजाइन्स जो कि किसी भी काम को करने के लिए या किसी मैसेज को कन्वे करने के लिए बनाए जा रहे हैं, वो सारे के सारे डिजाइन्स क्या हैं बाबू, फंक्शनल डिजाइन है। बात समझ आई? ओके, टेस्ट हो जाए थोड़ा सा। हाँ जी, तो आगे हमारे पास अब मैं आपको बताऊंगा कि भाई ग्राफिक डिजाइनिंग की जो इंपॉर्टेंस थी वो तो आपको पता लग गई, लेकिन अब ये और जरूरी क्यों है ये मैं चीज आपको बताऊंगा। देखिए, हुआ ऐसे था इन 1992, 1992 में PK 268 पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की एक फ्लाइट थी। PK 268 नाम से एक फ्लाइट थी पाकिस्तान इंटरनेशनल PIA की, जो कि यहां से पाकिस्तान से काठमांडू जा रही थी। काठमांडू कहां पर है भाई, कोई बता सकता है? कोई जियोलॉजिस्ट यहां बैठा वो एक्सपर्ट? नेपाल। और एक बात और मशहूर होगी कि नेपाल में क्या चीजें सबसे ज्यादा पाई जाती हैं, पहाड़, पहाड़ियां। अब बेसिकली हुआ क्या कि जब ये फ्लाइट यहां से टेक ऑफ की, जाना शुरू कर दिया इसने, तो नियरेस्ट टू काठमांडू एयरपोर्ट, उससे पीछे, चूंकि बेसिकली बताया ये गया है कि वहां काफी ज्यादा पहाड़ी सिलसिला मौजूद है, तो उससे पहले कुछ जो एरिया रह गया था जिसको कवर अप करके उन्होंने अपनी मंजिल तक पहुंचना था, वहां पर जनाबे वाला कुछ पहाड़ियों के होने की वजह से ये जहाज वहां पे क्रैश कर गया। उस एयरपोर्ट से पहले ही उन पहाड़ियों के साथ टकरा कर कोलिजन बिटवीन देम, और ये जहाज क्या हो गया, क्रैश हो गया। निकला कहां से था, पाकिस्तान से। जाना कहां था, काठमांडू। सन कौन सा था, 1992। फ्लाइट का नंबर क्या था, PK 268। ये सारी चीजें पता लग गई ना। अच्छा, अब चाहो तो इसका एक पूरा का पूरा एपिसोड नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे
एयर क्रैशेस के नाम से जो सीरीज इनकी बनी हुई है उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो इसकी पूरी रीजनिंग देख सकते हो, एक एक चीज खोल के बता रहे हैं कि भाई कैसे ये इंसिडेंट हुआ। तो इसके पीछे जो एक बेसिक और एडवांस रीजन जो था वो सिर्फ और सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग का था। देख लो कितनी अहमियत रखती है। एक ग्राफिक डिजाइनिंग की वजह से या एक ग्राफ के सही ना बनने की वजह से हुआ क्या कि 187 इंग्लिश में क्या कहते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं, 85 86 87 187 बंदा एट द मोमेंट उस जहाज में क्रैश होके फौत हो गया। अल्लाह को प्यारा हो गया सब। किसकी वजह से? ग्राफिक्स डिजाइनिंग के डिजाइन के सही ना होने की वजह से। तो इसके पीछे जो रीजन था वो ग्राफिक डिजाइनिंग का था। अब इसके और पीछे क्या रीजन होता है मैं वो बताता हूं। एम्पलीट्यूड का पता है किसी को? एम्पलीट्यूड क्या होता है? आगे आगे बताओ। बिल्कुल, किसी भी क्रस्ट एंड ट्रफ के दरमियाना हिस्सा एम्पलीट्यूड कहलाता है। फ्रीक्वेंसी को भी तकरीबन उसके करीब करीब मेजर किया जाता है। तो जब भी एक एरोप्लेन हवा में उड़ता है आज के जमाने में, तो फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और रडार सिस्टम, सोनार सिस्टम, ठीक है, ये सारी चीजें उसके डैशबोर्ड पे हैं। एक एक चीज सेकंड्स के हिसाब से कवर हो रही है, क्योंकि यहां पर मीडियम जमीन नहीं है कि आप गिरे तो एक छोटी सी रगड़ लगी और बच जाएंगे। यहां पे मीडियम क्या है? आसमान। यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी गलती और टाटा बाय बाय वाला सीन। तो इस वजह से यहां पे अभी तो फिलहाल डिजिटली हर चीज को ऑन द स्क्रीन मूव कर दिया गया है। पहले ऐसे होता था कि एम्पलीट्यूड कार्ड्स आते थे जहाजों के पास, क्योंकि वो दौर कौन सा था? 1992 का। अब 1992 के दौर में वो जो कार्ड डिजाइन हुआ था वो नॉर्मल तरीके से डिजाइन हुआ था। ग्राफिक डिजाइनिंग चूंकि उस वक्त भी रिलाय करती थी लेकिन इतनी इनहांस नहीं थी, ना ही उस वक्त रेडार सिस्टम आए थे। रेडार पता है ना क्या होता है? टूट टूट कर रहा होता है और आने वाले तमाम अगले 10-15 किलोमीटर के एरिया तक वो आपको हर चीज की नकलो हरकत के बारे में बता रहा होता है। फोर्सेस की बात की जाए तो आर्मी के पास हर टैंक के अंदर एक रेडार मौजूद है, हर बख्तरबंद गाड़ी के अंदर एक रेडार मौजूद है। पाकिस्तान नेवी की शिप्स की बात की जाए तो हर शिप के अंदर एक रेडार मौजूद है। पानी की नीचे की हरकत को अगर मूव करना चाह रहे हैं, क्योंकि रेडार सिर्फ हवा के मीडियम में और जमीनी मीडियम पे काम करता है, जमीन के नीचे या पानी के नीचे रेडार काम नहीं करता। वहां पे एक और अलग टेक्नोलॉजी आती है, उसको कहते हैं सोनार। सोनार टेक्नोलॉजी, वहां सोनार का यूज कर रहे हैं। तो एक शिप एट अ टाइम ऊपर का देखने के लिए रेडार यूज कर रहा है, या सामने का देखने के लिए पानी के ऊपर की सरफेस, पानी के अंदर की सरफेस देखने के लिए या जमीनी सरफेस नोट करने के लिए क्या कर रहा है? सोनार का यूज कर रहा है। पहले अब ऐसा है, पहले ऐसा नहीं था। तो उन्होंने जब भी लैंडिंग की जा रही होती, टेक ऑफ करते हुए, तो इस चीज का इतना ज्यादा ख्याल नहीं होता, क्योंकि अमूमन टेक ऑफ उसी जगह पे किया जाता है जो बहुत खुला और वाइड एरिया हो, जहां दूर दूर तक। तभी एक चीज और मशहूर है, आपने शायद सुना हो कि एयरपोर्ट के करीब कभी भी आपको 3 मंजिल या 2 मंजिल से ऊपर बनाने की इजाजत नहीं दी जाती। उसकी वजह क्या होती है कि अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, कभी ना कभी एरोप्लेन अपने एप्टीट्यूड से नीचे आ जाता है, अपने खास क्रस्ट एंड ट्रफ वाले मामलात में जरा नीचे की तरफ चला जाता है, तो वो किसी ऐसी बड़ी बिल्डिंग को ना हिट कर दे जाकर जो कि उसके जोन में आ रही है, जो कि उसके वे में आती है। ठीक है, एक और अलग चीज है, पायलट के अंदर कीड़ा है, वो खुद चाह रहा है कि भाई मैं बिल्डिंगों की छतों को अपना टायर टच करता हुआ जाऊं, तो वो फिर एक अलग चीज है। ठीक है, लेकिन गलती से अगर क्रस्ट एंड ट्रफ के मामलात में कोई इशू आता है तो उस वजह से वहां पे छोटी बिल्डिंग है। तो जहां पे टेक ऑफ कर किया जा रहा है, जहाज को उड़ाया जा रहा है, वो खुला एरिया है जहां जहाज लैंड कर रहा है। जो लैंडिंग वाली जो जगह होती है बेसिकली, वहां पे आपके पास इन चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है, क्योंकि इस मरतबा आप ऐसे नहीं बल्कि ऐसे आ रहे हैं, और ऐसे आके आप सीधे होकर जमीन पे लैंड करेंगे, उसके दरमियान में कोई भी चीज आई आसानी से आप टकरा सकते हैं। और जब आप ऐसे जा रहे हैं तो आप अपनी मूवमेंट को कंट्रोल कर सकेंगे। जब आप ऐसे जा रहे हैं तो आपकी हल्की सी मूवमेंट आपके पूरे जहाज का या पूरी
पूरे के पूरे व्हीकल का, ये किसी भी चीज का, इवन कि आप अपनी साइकिल को एक पुल पे चढ़ा दो और वापसी में साइकिल को पुल से नीचे उतार रहा हूँ, ये मोटरसाइकिल को, लड़के मेरी बात बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे। अगर नीचे उतरते हुए मैं हल्का सा अपने टायर पे झोल मार दूं अगले, क्या होगा? शायद जन्नतुल फिरदौस में मुलाकात हो। ऐसे ही है ना, बहुत जल्दी बैलेंस बिगड़ता है जब हमारी नेगेटिव वो जारी हो, वेलोसिटी, ठीक है। जब हम नीचे की तरफ तेजी के साथ मूव करेंगे ग्रेविटी के इशू की वजह से, तो क्या होगा, बहुत जल्दी यहाँ पे मामलात खराब हो जाएंगे। तो जब जहाज लैंड कर रहा होता है तो लैंड करते हुए पायलट्स के पास एक कार्ड होता था, एक अदद, उस दौर में, जिसको एप्टीट्यूड कार्ड कहते थे। वो एप्टीट्यूड कार्ड हर रीडिंग पे उन्होंने फासला मेजर किया हुआ होता था कि यहाँ से वहां तक कितना फासला है, और हर किलोमीटर के बाद एप्टीट्यूड कैसा चल रहा है हमारे पास, कितने क्रस्ट हैं, कितने ट्रफ हैं, क्योंकि यहाँ आगे पहाड़ी सिलसिला है, तो हमें देखना पड़ेगा कि हमें अपने जहाज को किस पर्टिकुलर ऊंचाई पे रखना है। तो देखते हुए बेसिकली हुआ क्या कि उन पायलट्स ने उस एप्टीट्यूड कार्ड को ऐसी जगह से होल्ड कर लिया जहां पे एक रीडिंग उनके अंगूठे के नीचे छुप गई। जब वो रीडिंग उनके अंगूठे के नीचे छुप गई तो क्या हुआ, बूम, एक रीडिंग आउट। जैसी एक रीडिंग आउट हुई तो साइंस है, एक भी डिजिट ऊपर नीचे हो जाए तो आंसर गलत आता है। तो उसी आंसर के गलत होने की वजह से क्या हुआ जनाबे वाला, वो एक रीडिंग पीछे चलते रहे, एक रीडिंग आगे मानकर, और एट द एंड क्या हुआ, वो जहाज उन पहाड़ों की सुपुर्द कर दिया गया एंड में। और 187 पीपल, पाकिस्तान की तारीख में ये एक बहुत बड़े सानिए से याद किया जाता है। तो वो 187 पीपल जो है वो वहां पर जहाज के क्रैश होने के साथ अल्लाह को प्यारे हो गए। तो देखें कितनी छोटी सी गलती थी। अब उसके अंदर, अब आप तो ये बोलेंगे सर वो तो अंगूठा आया था, अगर अंगूठा हटा दें तो फिर तो पूरा का पूरा कार्ड दिख सकता था। लेकिन जनाबे वाला उस कार्ड को सही से डिजाइन नहीं किया गया था। अकॉर्डिंग टू नेशनल ज्योग्राफिक चैनल, उनकी थ्योरी के मुताबिक इस कार्ड के अंदर इंटरनेशनली जो लेआउट रखा जाना चाहिए वो नहीं था। यानी कि पाकिस्तान के उन कार्ड डिजाइनर्स को नहीं पता था कि हाउ टू डिजाइन दिस पर्टिकुलर कार्ड। अगर एक ग्राफिक डिजाइनर को अपनी जॉब का पता होता तो क्या ये गलती होती, वहां पर नहीं होती, ठीक है। इसी वजह से अगर आज देखा जाए तो हर डॉक्यूमेंट के अंदर साइड्स में बॉर्डर्स रखे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई कंटेंट इतना ज्यादा ना फैल जाए कि आपके हाथ या आपकी ग्रिप उसको कवर अप कर ले। आपके हाथ या आपकी ग्रिप वहीं से कवर करेगी जितना एरिया आपको बॉर्डर्स के अंदर मिलता है। आप चाहें तो बॉर्डर बढ़ा दें, आप चाहें तो बॉर्डर कम कर दें, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो ग्राफिक डिजाइनिंग की एक इशू की वजह से क्या हुआ, इतना बड़ा सानिया पेश आया। तो अभी शायद आपको उम्मीद है कि इंपॉर्टेंस का अंदाजा हुआ हो कि व्हाट इज ग्राफिक डिजाइनिंग और कितनी अहमियत रखती है ये हमारे मॉडर्न एरा के अंदर, ठीक है। इस कोर्स के अंदर बेसिकली आपको ग्राफिक डिजाइनिंग या फिर ये चीजें पढ़ाने का मकसद मैं आपको बताता चलूं तो वो यही है सिर्फ और सिर्फ कि अगर कल को आप किसी ऐसी फर्म में जाते हैं काम करने के लिए तो वहां पे आपको ग्राफिक्स से मुतालिक कुछ समझ बूझ होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपसे वो कोई कैनवस बनवाते हैं, कैनवस क्या होता है, कोई भी डिजाइन, किसी भी तरीके का कोई स्ट्रक्चर आपको दे देते हैं कि भाई ये बना के दें, वो बना के दें, ये बना के दें, ठीक है। अब तो जाहिर बात है बना के देने में तो डिजाइन करना पड़ेगा, और डिजाइनिंग के अंदर तो अभी हम पढ़ेंगे क्या क्या चीजें आ रही हैं। तो वो सारी चीजें अगर आप अप्लाई करके उस डिजाइन को बनाते हैं तो मेरे ख्याल से शायद एक ग्राफिक डिजाइनर के और आपके काम में फर्क तो होगा कि उसने 6 महीने उस फील्ड को दिए, आपने 2 हफ्ते दिए, लेकिन फिर भी आप इतना ज्यादा पीछे नहीं रहेंगे उससे, क्योंकि आपको थ्योरी के बारे में और प्रिंसिपल्स के बारे में पता है। जब आपको किसी चीज के प्रिंसिपल्स के बारे में पता होता है कि भाई ये कैसे काम करेगी या इससे कैसे काम लेना है हमें, तो फिर आपके लिए उससे काम करवाना ज्यादा आसान। बच्चे मेरा अंदाज समझ आ रहा है, बातें जो कर रहा हूं समझ आ रही हैं या ऊपर से जा रही हैं? आप कहां से आती हैं? बाजू से, थोड़ा सा आगे से, ली मार्केट वगैरह के एरिया से, फिर तो बोलो ना आजू बाजू, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो कहां थे क्लास? बस अभी से बस। अब इसके बाद जनाबे वाला हमारे पास जो टॉपिक्स हैं वो फिर मैं इंशाल्लाह आपको विजुअली कवर करवाऊंगा कल की क्लास में।
अभी के लिए हम थोड़ा सा मूव करेंगे कैनवा की तरफ। व्हाट इज कैनवा? ठीक है, तो उससे पहले मेरा एक सवाल है, मुझे बता दें अगर खुशी होगी थोड़ी सी गरीब को कि व्हाट इज कैनवा। आयशा से मुझे कोई गिला नहीं है और मैं नहीं चाहता कि आयशा फिलहाल फर्स्ट अटेम्प्ट में खड़ी होके बताए। बाकियों से भी तो पूछो ना, मुझे तो पता है आपने काम किया, आपको पता है क्या है क्या नहीं है। जी भाई बता सकते हैं आप प्लीज। शहजादे खड़े होके जोर से बताना है ताकि आवाज आ जाए सबको। बेसिक ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसका क्या नाम है? मुर्शिद। अच्छा आपका अपना नाम मुबशिर है, ठीक है, ओके, थैंक यू मुबशिर, शुक्रिया। और कोई बता सकता है भाई कैनवा क्या है? बेसिक ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है, मुझे इतना पता है। अब आगे मुझे बताएं, मुबशिर ने मुझे इतना बता दिया। जी प्लीज दास। मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगर मैंने ये सवाल कर दिया और मैंने आप लोगों को छोड़ दिया यदि जवाब दे दें तो 5:15 हो जाएंगे, लेकिन आप लोग बैठे रहेंगे ऐसे ही। देखो फिर मैं बता रहा हूं, अभी तक सच लिटरली सच सच बताओ, मुझसे कौन कौन डरता है? कोई भी नहीं डरता? 1 2 3 4 बस 4 बंदे तो डरते हैं ना, फिर भी चलो कोई मसला नहीं है भाई, गरीब लोगों से इतने लोग भी डरे तो काफी है। खैर भाई देखो अच्छी बात है, अगर नहीं डरते हो तो कम से कम खुल के बताओ तो सही ना कि मैं क्या पूछ रहा हूं। क्या अभी तक मैंने किसी भी बच्चे को पॉइंट आउट करके कोई बात की, उस पर किसी के लिए कोई नेगेटिव बात की? मैं करूंगा भी नहीं कभी, मेरी नेचर ही नहीं है। जी प्लीज। सही है, इससे बैनर्स वगैरह बनाए जाते हैं और ग्राफिक डिजाइनिंग की एक वेबसाइट है और इससे बैनर बना के क्या करते हैं लोग, बाहर के मुल्कों में सेल आउट करते हैं, बेचते हैं अपनी सर्विसेज को कैनवा पर। बिल्कुल जी, इससे एक चीज और सामने आ गई कि कैनवा इज वन ऑफ द अर्निंग प्लेटफॉर्म इन द फील्ड ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग। ठीक है, कैनवा से कमाई भी हो सकती है। जी आगे मजीद और कोई अगर मुझे कैनवा के बारे में थोड़ा सा मजीद फंक्शनलिटीज बता दे। जी आयशा, अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज। शाबाश, ठीक है, काफी सारा फर्क इसने बता दिया है आयशा ने इन तमाम मामलात में। सिट डाउन, थैंक यू। बेसिकली देखो कैनवा टूल तो अच्छा है, लेकिन ये आपको ज्यादा से ज्यादा टेम्पलेट्स देता है। आपकी अपनी क्रिएटिविटी कैनवा पे क्या रहेगी? हमेशा जीरो तो नहीं कह सकता, क्योंकि जाहिर बात है आप क्या पता उस कैनवास से भी पता नहीं क्या क्या चीजें क्रिएट कर लें खुद ब खुद, लेकिन ज्यादातर आपको जो चांस मिलेगा वहां पर वो होगा मॉडिफिकेशन का। पहले किसी भी बने हुए टेम्पलेट में आप क्या करें? मॉडिफाई करें, उसको मॉडिफाई करें किसके मुताबिक? अपने मुताबिक या अपने काम के मुताबिक। तो ये तमाम चीजें जनाब वाला कवर अप करनी है आपने। एक सस्ता ग्राफिक डिजाइनर बनना है सीधे आम अल्फाज में, तो कैनवा से अच्छा सॉफ्टवेयर कोई भी नहीं है। ठीक है, हाँ अलबत्ता आप चाहते हैं कि नहीं भाई मैं क्रिएटिव ग्राफिक डिजाइनर बनूं, दुनिया में मेरे अपने बनाए हुए ग्राफिक्स यूज हो रहे हो, तो क्या होगा जनाबे वाला? तो आप जाएंगे दूसरे सॉफ्टवेयर्स की तरफ, एडोबी इलस्ट्रेटर, एडोबी फोटोशॉप, ठीक है, एडोब प्रीमियर प्रो वीडियो एडिटिंग के लिए, ठीक है, आफ्टर इफेक्ट्स, एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स। एडोबी बड़ी मशहूर कंपनी है, एडोब भी कहते हैं एडोबी भी कहते हैं। इसकी तमाम प्रोडक्ट्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ ग्राफिक्स की जो है वो डोमेन में बेस करती हैं। ठीक है, तो काफी बड़े बड़े
इसके सॉफ्टवेयर हैं 3-4 जीबी के, और उसके ऊपर काम आप हजारों जीबी का भी करते हैं। तो बेसिकली अगर आपको अपनी फील्ड को एनहांस करना होगा तो फिर आप इन सॉफ्टवेयर की तरफ जाएंगे, जो कि आपको डेफिनेटली कौन सिखाएगा? ग्राफिक डिजाइनिंग के कोर्स में सर बासित से आप ये चीजें पढ़ेंगे, क्योंकि ही इज अ प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर। ठीक है, अब बेसिकली मेरे जैसा कोई बंदा अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग पढ़ाना शुरू करेगा तो वो कैनवा शैनवा ही पढ़ाएगा, मजीद उससे ज्यादा कुछ और नहीं डील करूंगा मैं। ठीक है, जो कि और इतना ही हमारे कोर्स का हिस्सा भी है। हाँ, पहली चीज पूछी जा रही थी कि व्हाट इज कैनवा। कैनवा का इंट्रोडक्शन जनाबे वाला एक बेसिक टूल है आपके पास, जिसके जरिए से आप अपने छोटे मोटे रोजमर्रा के कामों में ब्रोशर बनाना, पोस्टर बनाना, बैनर बनाना, फेसबुक की कोई पोस्ट डिजाइन कर ली, किसी को कोई व्हाट्सएप पे किसी को कोई इनविटेशन भेजना, कोई भी काम आगे पीछे ये वो, किसी मीटिंग के लिए कोई एक छोटा सा ब्रोशर बना देना, किसी क्लास के लिए एक छोटी सी कोई पोस्ट बना देना कि भाई मैं इतवार वाले दिन बेसिकली क्लास रखना चाहता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि मैं ऐसे मैसेज में ना बताऊँ व्हाट्सएप पे कि भाई इतवार को क्लास है। तो मैं क्या करूँगा, कैनवा पे जाके एक अच्छा सा डिज़ाइन उठाऊंगा, और उस अच्छे से डिज़ाइन के अंदर तमाम ये जो थ्योरी हमने अप्लाई की थी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, ये थ्योरी अप्लाई करके एक छोटा सा डिज़ाइन बना के व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, और आप सब जब उसको पढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से विजुअली जो मैसेज आपको मिलता है वो ज़्यादा असर रखता है। सही है ना? अब शायद आप इतवार की क्लास में आने के लिए तैयार भी हो जाए। वैसे अगर मैं क्लास इतवार को अरेंज करता हूँ कभी ना कभी, तो कौन कौन आएगा? घंटे की रखेंगे मेरे ख्याल से, घंटे डेढ़ की रखेंगे अगर कभी, वैसे तो नहीं रखेंगे लेकिन कभी रखनी पड़ेगी तो। अच्छा, माशाल्लाह गर्ल्स में तो काफी सारे हाथ खड़े हुए हैं, बॉयज में युवा दुआ दरे सलोर पिंजोर आगे मुझे नहीं आती। अच्छा ठीक है, माशाल्लाह, गुड यार, वेल डन। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि शायद मैं ही ना हूं तो चलेगा? अब क्या कोई कुछ कह रहा है? क्रिकेट ना, हाँ खेलने जाऊंगा ना, वही तो कह रहा हूँ। चलो, लेकिन क्लास अगर कभी अरेंज हुई तो फिर वो देखा जाएगा जब वक्त आएगा, आ जाएंगे। ओके, वेयर आई वाज, कैनवा। अब आ जाए जरा स्क्रीन की तरफ। व्हाट इज कैनवा? चलें सर, इसको प्लीज थोड़ा सा। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ इस वक्त मेरे पास कुछ तस्वीरें हैं ग्राफिक्स की। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं, विजुअल रिप्रेजेंटेशंस हैं तमाम की तमाम। ये कलर बेसिकली देखें, आंखों को कितना ज़्यादा बाहर है, वॉयलेट कलर ये वाला नज़र आ रहा है? कैसी फटाफट आपकी अट्रैक्शन इसके ऊपर गई कि यार ये क्या चीज़ बनी हुई, ज़रा देखे तो सही। नीचे आते हैं, कैसे वाइब्रेंट कलर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर, ये रहे। तो ये जनाब सारी की सारी चीज़ें किस में कवर अप करेंगे हम? कलर थ्योरी के अंदर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ये देखें नीचे, ये तो ऑफिशियल फोटोशॉप के जो हमारे पास सॉफ्टवेयर आते हैं, ये उनके लोगोज हैं। ठीक है, किस किस तरीके से नजर आते हैं। ये काफी कूल कलर का इस्तेमाल किया गया है। इसको देख के क्लास फीलिंग्स कैसी हो रही हैं? इस कैनवस को देख के, तस्वीर को देख के आपकी फीलिंग्स कैसी हो रही हैं? जोश आ रहा है, बुरा लग रहा है, या फिर बिल्कुल डल डल हो रहे हैं, नींद आ रही है? शायद कलर को और से देखेंगे उसके बाद समझ आएगी। अगर लोग ये कह रहे हैं कि सर मुझे तो कुछ भी नहीं हो रहा, तो शायद आपकी वो जो तार थी कलर के साथ वाली वो कटी हुई है, उसको लगा लीजिएगा। लेकिन शायद मैं अगर इस किस्म के डल कलर्स को देखता हूं तो मुझे जरा सा बोरियत फील होने लगती है। फिर ये सिर्फ उन बंदों को समझ आएगी जिनकी ग्राफिक्स के साथ दोस्ती है, जो इस पे काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, ये जो मेरी बात समझ चुके हैं। ठीक है, उनको ये चीज समझ में आ रही है कि यार वाकई जो डल कलर्स हैं वो मूड पे डिपेंड करते हैं। वाइब्रेंट कलर्स अगर मैं आपको दिखाता हूं, कल की क्लास में इंशाल्लाह उनके अंदर प्रेजेंटेशंस के अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ एक एक चीज जो मैं अभी बात कर रहा हूँ आपके साथ। तो वाइब्रेंट कलर्स का अगर यूज मैं आपको बताऊं, तो वाइब्रेंट कलर देखते साथ ही आपके अंदर एक छोटी सी एनर्जी आएगी। अब वाइब्रेंट कलर की एक छोटी सी मिसाल, ये बड़े वाइब्रेंट कलर यूज किए हैं इसके अंदर। यहां मैं देख रहा हूं, जैसे ही आपको वाइब्रेंट कलर देखने को मिल रहा है, कैसे आपकी आंखें भाग रही हैं वहां। ठीक है, एक अगर मैं मूवी का किसी
किसी मूवी का पोस्टर उठा लेता हूं जो कि बनी है किसी मोटिवेशन पर, तो उस मूवी के अंदर किन कलर्स का यूज किया जा रहा होगा? यकीनन डार्क और वाइब्रेंट कलर्स का। पीछे से इंसान बना होगा, उसके पीछे से सूरज की किरणें आ रही होंगी और ये लिखा होगा कि भाई जो मैंने कर लिया दुनिया में कोई नहीं कर सकता, आओ मेरी मूवी देखो। शायद मेरे ऊपर भी कोई इस तरह की मूवी बन जाए तो ठीक है, उसका कैनवस लेकिन आप लोगों से डिजाइन करवाऊंगा इंशाल्लाह, उसका पोस्टर। हाँ, एक और मूवी उठा लेते हैं, सैड मूवी। सैड मूवी के कलर्स कैसे होंगे? अच्छा, 3 टाइप से कलर्स की बता दूं पहले बेसिकली, वार्म कलर, कूल कलर और न्यूट्रल कलर। न्यूट्रल कलर्स में ग्रे शेड्स आ रहे होते हैं तकरीबन, वार्म कलर के अंदर डार्कर शेड्स आते हैं, कूल कलर के अंदर लाइट शेड्स आते हैं। सिंपल सी बात है। अब वो कौन कौन से शेड हैं ये आपको बताऊंगा कल। तो इसके अंदर हमारे पास यहां पर जो कोई हॉरर मामलात चल रहे हैं, तो हॉरर मामलात के अंदर कौन से कलर ज्यादा बेहतर रहेंगे? ग्रे वाले, न्यूट्रल वाले, या फिर न्यूट्रल वाले, कूल वाले या वार्म वाले? हाँ, अगर तो वो बहुत ज्यादा खूनी खूनी मूवी है तो फिर मैं वार्म कलर का यूज करूंगा। उसमें भी कौन सा कलर होगा? रेड कलर का यूज ज्यादा हो रहा होगा, क्योंकि रेड कलर किसकी अलामत है? खौफ की, फेयर की। तकरीबन आपके पास अगर हॉरर मूवीज के अगर आप पोस्टर्स निकालते हैं तो आप चेक कर सकते हैं कि तकरीबन उनमें से मोस्ट ऑफ दी पोस्टर्स रेड कलर को रिलाई कर रहे हैं अपने ऊपर, क्योंकि ये अलामत है खौफ की। अच्छा, ठीक है, आगे मजीद ब्लैक कलर, डार्कनेस, अंधेरा, ये भी खौफ की अलामत है। ब्लैक शेड का इस्तेमाल कर दिया आपने हॉरर मूवी के कलर के अंदर, रेड शेड का इस्तेमाल किया, या फिर उसके बाद व्हाइट और ब्लैक दोनों के मिलते जुलते कलर को, जिसको ग्रे स्केल कहते हैं, जिसमें हर चीज आपको डल डल नजर आती है, हर जगह फीकी, कहीं पे खास कलर यूज होता है वो नजर नहीं आता, बीच में हर तरफ अंधेरा, बीच में एक लड़की लेटी हुई ऐसे करके। कितना डरावना सीन बन रहा है। ऊपर मूवी का नाम लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है इविल कम, नहीं इविल कमिंग, शैतान आ रहा है। कितना डरा दिया इस चीज ने हमें। तो इस तरीके से भाई सारी साइकोलॉजी के साथ खेला जाता है इंसान की। ग्राफिक डिजाइनिंग अगर मैं दूसरे अल्फाज में एक्सप्लेन कर दूं तो दिस इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी। आपने अपने सामने वाले यूजर के साथ खेलना है, जो वो चाहता है बेसिकली उसको वो बना के देना है, तो फिर देख लें वो आपका। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं जी मजीद। अब अगर किसी मूवी पोस्टर की मिसाल उठा ली जाए तो किसी फनी मूवी की मिसाल उठाते हैं। ठीक है, किसी फनी मूवी को एज एग्जांपल लेते हैं और उसका पोस्टर देखते हैं, उसमें कैसे कलर्स का यूज किया हुआ होगा? उसमें किया हुआ होगा जॉय कलर्स। वाइब्रेंट तो उसमें भी होंगे। वाइब्रेंट कलर जोश दिलाने के काम आते हैं, खुशी के काम आते हैं। मींस ग्रीन कलर, ब्लू कलर, रेड कलर और येलो कलर, ये 4 ऐसे वाइब्रेंट कलर्स हैं हमारे पास जो कि हमें अच्छा खासा पुशअप करते हैं, हमारी नजरों को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। कल मैं यहाँ पे पीला जोड़ा पहन के आ जाऊं, सरायकी बन के आ जाऊं, आप सब मुझे ही देखते रहेंगे पूरी क्लास में, भाई कोई सरायकी है तो नहीं? अगर है भी तो मजाक था। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी अलग अलग जोड़े पहनते रहें, कोई भी अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन अप्लाई करते रहें। ऐसा होता है ना कभी कि सारे बैठे हुए और एक दोस्त आके बैठ जाए, सारे उसको बोल यार तूने कौन से कलर की शर्ट पहन ली आज, ये तूने क्या कर दिया, ये तूने क्या कर दिया। तो ये बेसिकली क्यों ऐसे कह रहे हैं? क्योंकि आपका जो कलर है वो उनको बहुत ज्यादा रिपेल कर रहा है या तो फिर अट्रैक्ट कर रहा है। अब इंसान की एक अच्छी आदत है कि वो अच्छी चीज को अच्छा बोलता है, लेकिन एक सर्टेन वक्त तक फिर वो उकता जाता है, यार बस ना यार 4 दिन से एक ही शर्ट पहनी हुई, अब तो चेंज करो। अच्छा कलर है मान लिया, लेकिन अब चेंज कर लो। इसी तरीके से बुरा कलर जो उसको रिपेल कर रहा है, यार तू जा भाई चेंज करके आ चल उसी वक्त। लेकिन दोनों सूरतों में एक कलर के ऊपर कभी भी इंसानी आंख रिलाई नहीं करती है, ये कलर्स मांगती है मोर कलर्स। एक हमारे पास चीज आती है जिसको हम कहते हैं कलर व्हील। ठीक है, यहां पे मैं आपको सर्च करके बता देता हूं और सर्च करा रहा है, ये इतने सारे कलर व्हील्स आते हैं।
सिंपल सी जो है वो इमेज में यहाँ पे आपके पास डिस्प्ले करवा देता हूं। कलर व्हील की, फिर उसके बाद कलर व्हील के बारे में बताता हूं कि बेसिकली कलर व्हील क्या है। हमारे पास तमाम के तमाम जो कलर्स हैं जनाबे वाला वो इस कलर व्हील के अंदर आते हैं। ठीक है, ये जो कलर व्हील आपको यहां पे नजर आ रहा है, इसके अंदर ऑल ऑफ टाइम 12 कलर्स पाए जाते हैं। कितने? 12, गिन लेना बाद में, कोई मसला नहीं है। उसमें से 3 प्राइमरी कलर हैं हमारे पास। कौन से? ब्लैक, ब्लू, रेड। रेड तो सही बता दिया। येलो तो इसके अंदर है ही नहीं, सॉरी ब्लैक तो इसके अंदर है ही नहीं। ब्लैक कहां से बता रहे हैं? ब्लू और येलो, ये 3 प्राइमरी कलर्स हैं भाई। फिर क्या होता है? फिर हमारे पास गेम चेंज होता है, सेकेंडरी कलर्स की बात आती है। 3 मजीद कलर ऐड होते हैं इसके अंदर। प्राइमरी कलर्स 3 थे, मैंने बता दिए। सेकेंडरी कलर्स भी 3 है, फिर वो ऐड होते हैं। अब जब वो ऐड हो गए तो टोटल कलर कितने हो गए? 6। फिर क्या होता है? कितने रह जाते हैं? 6 और रह जाते हैं। अब टर्शरी कलर्स आते हैं तीसरी स्टेज पे। स्टेज 1 पे क्या आया? स्टेज 2 पे क्या आ रहा है? तीसरी स्टेज पे क्या आता है? टर्शरी। टर्शरी कलर जनाबे वाला ये कॉम्बिनेशन होता है, बेसिकली कॉम्बो होता है किस किस का? एक प्राइमरी कलर और एक सेकेंडरी कलर का। एक प्राइमरी कलर और एक सेकेंडरी कलर हमेशा मिलके क्या बना देगा? एक टर्शरी कलर बनाएगा। ठीक है, और उसके बाद जब 12 कलर्स पूरे हो जाते हैं तो हमारे पास क्या चीज आती है सामने? दिस इज आवर कलर व्हील। फिर हमारे पास कलर व्हील सामने आता है और इसमें से हर एक कलर के अंदर मिलियंस तो मैं बहुत बड़ी छोड़ दूंगा, लेकिन सैकड़ों शेड हैं। इतने शेड हैं कि आप खेल खेल के थक जाएंगे, आपके शेड खत्म नहीं होते। और जब एक ग्राफिक डिजाइनर इंसान बन जाता है तो फिर वो इन 12 कलर्स पे रियलाइज नहीं करेगा कभी भी। वो इन 12 कलर्स को एज अ मेजर कलर यूज करेगा, लेकिन काम वो क्या करेगा कि इन तमाम कलर्स के अंदर या एक कलर के अंदर 2 मुख्तलिफ कलर को पकड़ के डाल दिया। देखें क्या रिजल्ट आया, क्या कलर बन गया। कितने सारे ऐसे कलर्स हैं यहाँ पर क्लास के अंदर ही, अगर हम नाम लेना शुरू कर दें तो कितने सारे ऐसे कलर हैं जहां आके हमारी जबान बंद हो जाएगी कि सर इसको क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता। हमें तो वही नॉर्मल कलर्स के पता है ना चीजें, कि भाई ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, बाकियों का तो नहीं पता। तो इसी तरीके से वो जो बाकी वाले जिनके नाम हमें नहीं आ रहे वो हमारे दीगर शेड्स हैं। ठीक है, जो हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं हमेशा एक्चुअल कलर्स के बाद, वो सारे उनके शेड्स में शुमार किए जाते हैं। तो भाई कलर थ्योरी के अंदर कलर व्हील का कॉन्सेप्ट अगर समझ आया होगा तो बेहतरीन चीज है, डन हो गया। वरना इंशाल्लाह कल की क्लास में तो हम इसको दोबारा पढ़ेंगे। तो ये बेसिकली एक कलर व्हील है। ठीक है, इसके अंदर कुछ कलर्स अवेलेबल हैं। अगर कंप्लीट ना हो तो इंशाल्लाह कल जो मैं आपको प्रेजेंटेशन पेश करने जा रहा हूँ उसके अंदर इसको स्टेप बाय स्टेप में डिफाइन करते हुए बताऊंगा। ठीक है, आगे जी कैनवा पे आते हैं। यही रही कैनवा की वेबसाइट www.canva.com.pk। पीके है क्लास? पीके है या नहीं? देखो तो नहीं ना यहां से, ऐसे ही बताओ मुझे। canva.com.pk है या नहीं? नहीं है तो ये तो पाकिस्तान में चल रही है, फिर पीके क्यों नहीं है? अच्छा, इसका कॉन्सेप्ट पता है? ये जो ऊपर लिखा हुआ है क्या होता है? दिस इज कॉल्ड यूआरएल। क्या कहते हैं इसको? यूआरएल। यूआरएल क्या होता है? वेबसाइट्स के लिंक्स होते हैं बेसिकली, जिसको यूआरएल कहते हैं। इसको कहते हैं बेसिकली जनाबे वाला यूनिक रिसोर्स लोकेटर। क्या कहते हैं? यूनिक रिसोर्स लोकेटर। दिस इज कॉल्ड अ यूआरएल। ये जो यूआरएल होता है बेसिकली ये किसी भी वेबसाइट का एड्रेस है। इसके ऊपर क्लिक करने से, इसको अप्लाई करने से आप अपनी एड्रेस डिजायर जगह तक पहुंचेंगे। अब बेसिकली हमने गूगल तो एक सर्च इंजन है ना,
एज अ सर्च इंजन मैंने तो उसको बता दिया कि भाई मुझे तो ये चाहिए। अब मैं हर चीज के यूआरएल तो नहीं याद कर सकता कि भाई इसका यूआरएल क्या है, इसका यूआरएल क्या है, इसका यूआरएल क्या है। गूगल को मैंने कहा कि भाई आई नीड कैनवा, उसने कैनवा का यूआरएल निकाला अपने पास से छांटी करके मुझे दे दिया, भाई ये है। मैंने कहा हाँ ये लें, एंजॉय। कैनवा ओपन हो गया, ठीक है। हमारी स्क्रीन के सामने इस वक्त कैनवा नजर आ रहा है। कैनवा का बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन नजर आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि भाई आप इस कैनवा में वर्किंग करना शुरू करें, काम करना शुरू करें, तो फिर बेसिकली करना क्या पड़ेगा आपको, कैनवा के अंदर साइन इन करना पड़ेगा। साइन इन करने से पहले यहां पर ये जो इंटरफेस नजर आ रहा है आपके पास, ये है आपका तमाम का तमाम कैनवा, ठीक है। अब बेसिकली होगा क्या, यहां पे आपके पास कैनवा का छोटा सा लोगो नजर आ रहा है। मजीद आगे जाते हैं तो ये इसकी डिजाइनिंग स्पॉटलाइट्स, मतलब इसकी फील्ड्स हैं कि भाई कितनी फील्ड्स के अंदर आप क्या क्या चीजें यहां पे डिजाइन कर सकते हैं। भाई मैं चाहता हूं कि भाई मेरे पास मार्केटिंग मैंने करनी थी अपनी छोटी सी कंपनी के लिए, तो उस कंपनी की मार्केटिंग के लिए मुझे बनाने थे ब्रोशर्स, ठीक है। अब ब्रोशर बनाने के लिए मैंने क्या किया, मैं डिजाइन स्पॉटलाइट में आया। आने के बाद मुझे क्या बनाना था, ब्रोशर। ब्रोशर को मैंने यहां से सिलेक्ट कर लिया, क्लिक किया, ब्रोशर का टैब ओपन हो गया। और बेसिकली अब क्या होगा, यहां पर आगे मेरे पास ब्रोशर के बहुत सारे इस तरीके से टेम्पलेट आना शुरू होंगे। उन टेम्पलेट्स में से मैं चाहता हूं कि भाई मैं किसी भी एक ब्रोशर को सिलेक्ट करूं और उसको अमेंड करके, उसको चेंज करके, मैंने क्या कहा था, मॉडिफाई करता है। कैनवा सिर्फ क्या करता है, हाँ ये शुरू से बनाने का ऑप्शन भी देगा आपको। लेकिन अगेन अगर आप उस स्टेज पर हैं जहां आप अपनी ग्राफिक डिजाइनिंग का करियर शुरू करने वाले हैं, तो मेरे ख्याल से आप नहीं बना पाएंगे। इतनी ज्यादा क्रिएटिविटी उस वक्त नहीं होती, मेरे अंदर भी इतनी नहीं है। तो बेसिकली हम इसके अंदर मैं आपको जो भी चीज अप्लाई करना सिखाऊंगा वो किसी न किसी टेम्पलेट के ऊपर ही होगी, ठीक है। लेकिन अलबत्ता उससे पहले आज सिर्फ लेआउट को देख रहे हैं, तो लेआउट के अंदर जनाब ये चीज मुझे चाहिए थी, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये आ गया, ठीक है। दोबारा स्पॉटलाइट में आते हैं। इसके अलावा अगर कोई और चीज थी मेरे पास, कोई और फील्ड के अंदर मुझे काम करना था, फोटो को एडिट करना था या फिर यूट्यूब की वीडियो को एडिट करना था, ये भी कैनवा के अंदर ऑप्शन मौजूद है, आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तमाम काम, या कोई प्रेजेंटेशन बनानी थी या कोई डॉक्यूमेंट तैयार करना था, तो इनके लिए मैं इनकी डिजायर नीश के अंदर आऊंगा, ठीक है। मजीद आगे जाता हूं, अलग से टॉपिक बना हुआ है बिजनेस। बिजनेस के रिगार्डिंग कोई भी चीज बनानी है, कोई भी ग्राफिकल वर्किंग, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन या फिर हर वो चीज जो ग्राफिक से ताल्लुक रखती है, अगर आप वो बनाना चाह रहे हैं बिजनेस की फील्ड के अंदर, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस बिजनेस वाले टैब के अंदर आ जाएंगे। मजीद आगे आते हैं, एजुकेशन। एजुकेशन के अंदर यहाँ पे आपके पास तमाम बच्चों से, स्कूल से रिलेटेड चीजें आप यहाँ पे बना सकते हैं। जो भी यहाँ पर हमारे पास ELC की टीचर्स बैठी हुई हैं, जो कि मतलब प्राइमरी या उससे निचले लेवल पे टीच कर रही हैं, यानी कि मोंटेसरी या स्पेशलाइजेशन जो है वो उनकी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की है, तो उनके लिए कैनवा का ये जो ऑप्शन है एजुकेशन का, ये बड़ा बेस्ट है। इसके अंदर आके अपनी विजुअल प्रेजेंटेशंस तैयार कर सकती हैं। मजीद आगे जी, प्लान्स एंड प्राइसिंग। अब बात आती है कैनवा की कि भाई पैसा कितना लोगे, कितने पैसे लोगे कि हमारे काम करोगे। अगर हम फ्री वर्जन के ऊपर चले जाते हैं आयशा, तो क्या होगा, अगर हम कैनवा के फ्री वर्जन के ऊपर मूव करेंगे तो क्या होगा, छोटे छोटे टेम्पलेट्स मिलेंगे और सारे के सारे वो काम मिलेंगे जिनको आवाम ने फारिग किया हुआ है, जो डिजाइन फारिग हैं। हाँ, अब वो कैसे काम कर सकते हैं कि अगर आपके पास क्रिएटिविटी, आपकी माइंड क्रिएटिविटी बड़े हाई लेवल पे आ चुकी है, ग्राफिक डिजाइनिंग की थ्योरी पढ़ के, बाकी चीजें करके, तो आप उस फ्री वाले अकाउंट से भी गुजारा कर लेंगे। लेकिन अगर आप ये चाह रहे हैं कि यार नहीं, जरा सा प्रोफेशनल काम करना है, और खास तौर पे अगर आप इसी कैनवा से कमाना चाह रहे हैं, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इनके प्लान्स की तरफ जाना पड़ेगा कि भाई क्या चीज कितने में दे रहे हो, जरा बताओ तो सही, हमें भी तो बताओ। तो इस तरीके से, ठीक है। तो प्लान्स एंड प्राइसिंग, यहां जैसे ही हम आते हैं, पहले प्लान के ऊपर क्लिक करते हैं कि भाई पहले प्लान में क्या दे रहा है, फ्री। फ्री के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे डिजाइन मेड इजी एंड फ्री एक यहाँ पे नजर आ रहा है, और फ्री के अंदर देखो इस तरीके के बहुत सारे टेम्पलेट्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर आप कर सकते हैं। उसके बाद नीचे अगर हम आ जाए यहाँ पर, तो कैनवा फ्री के अंदर बिल्कुल $0 चार्ज किया जा रहा है, लेकिन दिया क्या क्या जा रहा है,
यहां से लेके यहां तक तमाम की तमाम डिटेल्स है, आप यहां से पढ़ सकते हैं। गेट स्टार्टेड के ऊपर अगर क्लिक करेंगे तो ये क्या है, पहला ऑप्शन क्या देगा हमें कि बाबा क्या करो, तो इसके अंदर साइन इन करो। ठीक है, साइन इन करने के बाद ही हमारे पास मजीद दूसरे ऑप्शंस आएंगे कि हम अपने पहले कैनवस को तैयार करना शुरू करें। ठीक है, अभी तक मैंने साइन नहीं किया, मैं जस्ट आपको ओवरव्यू बता रहा हूं कैनवा का। मजीद आगे यहां पर कैनवा प्रो, कैनवा प्रो का मतलब क्या है कि भाई यहां पर वो बंदे आए जिनकी जेब में रोकड़ा है, अमाउंट है, जो कि पैसा खर्च कर सकते हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जो लोग ये कह रहे थे कि सर ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है, फ्रीलांसिंग करनी है, कौन कौन कह रहा था, मुझे काफी सारे बच्चों के ये ख्वाब थे कि सर हमने फ्रीलांसिंग करनी है। तो देखो फ्रीलांसिंग के लिए दो तरीके कार करोगे, एक तो कड़ी मेहनत तो चाहिए ही चाहिए, वो तो मस्ट है, साइड पे करो, करनी है। मेरी तरह फारे घूमोगे फ्रीलांसिंग नहीं कर पाओगे, पढ़ाई यही आगे पीछे पढ़ाते रहोगे। दूसरी चीज जो है वो ये है कि इसके साथ आपको पैसा लगाना पड़ेगा, चाहे वो आप अपनी एडवर्टाइजमेंट में लगाएं, अपने आप को एज अ ब्रांड लोगों के सामने लाने में लगाएं, या फिर लोगों के लिए जो सर्विसेज आप ऑफर कर रहे हैं उन सर्विसेज को मजीद बेहतर करने के लिए, उनके रिजल्ट्स को प्रो वर्जन में खरीदने के लिए आप यहां से इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, तो स्टार्टिंग में मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि अगर आप चाह रहे हैं कि आप फ्रीलांसिंग शुरू करें, और खास तौर पे कैनवा पे इसके कोर्सेज मौजूद हैं, यूट्यूब पे देख लीजिएगा किस तरीके से अर्निंग करनी, क्या क्या मामला हैं। मुझे पता है, लेकिन मैं बताना शुरू करूंगा तो फिर बड़ी लंबी कहानी हो जाएगी। ठीक है, ये एक अलग नीश, एक अलग टॉपिक निकल आता है। तो डेफिनेटली जब आप बाहर के क्लाइंट्स का काम कर रहे हैं और उन क्लाइंट से आप चार्ज कर रहे हैं अच्छा खासा पैसा, एक दिन में आप 10-12 डिजाइन बना लेते हैं कैनवा पे, तो उस एक डिजाइन का अगर बेसिकली आप 500 रुपए भी चार्ज करते हैं तो पूरे महीने में 10-12 डिजाइन के हिसाब से आपने कितना ले लिया, काफी मल्टीप्लाई कर दो ना इसको, जेबें तो आपकी भर गई। और उसी जेबें भरे हुए माहौल में से सिर्फ और सिर्फ कितने पैसे कैनवा मांग रहे हैं आपसे, 54.99, राउंड ऑफ करो $55। $55 जनाबे वाला आपने सिर्फ और सिर्फ कैनवा को पे करने, और उसके बाद क्या होगा, कैनवा आपको नीचे दिए गए तमाम चीजें जो है वो अल्ट्रा प्रो मैक्स में दे देगा। तो भाई अब आप ये भी कर सकते हो, अब आपके लिए वो वाली चीजें जो कि हमने ऑन नहीं रखी हुई थी फ्री अकाउंट पे, प्रो नहीं थी, प्रो थी, आपके लिए नहीं थी क्योंकि आप तो फोकट वाले थे। तो जब आपने पैसे पे कर दिए तो अब क्या होगा कि आपको वो तमाम चीजें बताएगा जिनके ऊपर इसने क्राउन बनाया हुआ है, ताज बनाया हुआ है। जिन टेम्पलेट्स के ऊपर ताज बना हुआ होता है बेसिकली कैनवा के अंदर, वो तमाम के तमाम टेम्पलेट्स जो है वो आपके लिए पेड हैं। आप उसको पे करेंगे, उसका पैसा पे करेंगे, फिर वो आपको टेम्पलेट जो है वो एक्सेस देगा अपनी। तो वो आप वन टाइम इस तरीके से पूरी सब्सक्रिप्शन लेके पे कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे मैंने पहले जो फ्रीलांसिंग शुरू की कैनवा से छोटी मोटी, पाकिस्तान के अंदर ही मैंने इतना काम वाम कर लिया उसके अंदर कि भाई मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी हो गया कैनवा का। ठीक है, और दूसरा ये कि मेरे पास कुछ पैसे भी जमा हो गए। अब मैं क्या करूंगा, अब डेफिनेटली मुझे आगे मूव फॉरवर्ड करना है। मैं चाह रहा हूं कि कब तक मैं यहाँ पाकिस्तान में लोगों के छोटे मोटे 300-400 के काम करूंगा। अब डेफिनेटली मुझे आगे एक्सेल करना है, मूव करना है, तो मैं टारगेट ऑडियंस बनाऊंगा इस मरतबा फॉरेन कंट्रीज को, कि भाई वहां से लोग ग्रैब करूं, ताकि जो अमाउंट मेरे पास आ रहा है वो किस में आए, डॉलर्स में आए। किसी भी एक प्लेटफॉर्म, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म को पिक किया, वहां अपना अकाउंट क्रिएट किया, क्रिएट करने के बाद अपनी पिछले किए गए काम वहां पे लगाए। डायरेक्टली फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे गया मैं नहीं, जो कि गलती सबसे बड़ी बच्चे करते हैं कि डायरेक्टली चले जाते हैं और फिर बाद में सर अभी तक एक भी ऑर्डर नहीं आया, सर मेरा तो काम ही नहीं हो रहा, सर मैंने तो ये भी कर दिया, सर मैंने तो वो भी कर दिया। तो ये एक उसकी बहुत बड़ी वजह है। इसके लिए प्री रिक्विजिट्स को पूरा करना पड़ेगा, पहले होमवर्क को करना पड़ेगा, और ये तमाम आपका होमवर्क है। जब मैं एसईओ सीखता था, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो उसके अंदर ऐसा हुआ था कि मैंने 1 महीने तक फ्री में गुलशन इकबाल में एक सॉफ्टवेयर हाउस में अपनी सर्विसेज दी थी। उन्होंने मुझे फोकट में कुछ भी नहीं दिया। हाँ, एक उनकी मेहरबानी होती थी, 1 कप चाय दे देते थे, गुजारा हो जाता था वहां पर। ठीक है, तो 2-3 पार्टियां मैंने मार ली थी वहां पर। किसी की सैलरी बढ़ी थी, किसी की कम हुई थी, लोगों ने पार्टियां दी थी, मैंने पार्टियां मार ली थी। जारी बात है, जब आप किसी जगह पे काम कर रहे हैं, आप एनवायरनमेंट का हिस्सा हैं, तो आपको हर चीज में शुमार किया जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं था कि मैं पागल हूं, मैं 1 महीने तक फ्री में अपना पेट्रोल लगा के इतना दूर जा भी रहा हूं और फ्री में सर्विसेज दे रहा हूं।
इससे आउटकम मुझे क्या मिल रहा था कि मुझे मार्केट के ट्रेंड्स का पता लग रहा था और ये पता लग रहा था कि भाई बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे काम कैसे हो रहा है, लोग इस पे काम क्या सीखा तो मैंने था, लेकिन प्रोफेशनली अपने आप को ग्रूम करने के लिए कि मैं अच्छा काम कर सकूं, मुझे क्या करना पड़ा, इस तरीके से एक छोटी सी स्मॉल इंटरप्राइज को ज्वाइन करना पड़ा जहां पे मुझे रियल चीजें सिखाई गई कि भाई ऐसे ऐसे वर्किंग हो रही है। उन्होंने मुझे कहा ही यही था कि भाई आप फ्रेश हैं, मैंने कहा जी, हम आपको पे नहीं करेंगे। थोड़ी देर के लिए तो मेरा मुंह बन गया था कि यार ये पे नहीं करेंगे तो फिर मैं क्यों जा रहा हूँ यहाँ, लेकिन उसके बाद फिर मुझे समझ आई, उन्होंने मुझे यही कहा कि लेकिन इंशाल्लाह आप यहाँ से इतना कुछ सीख के निकलोगे कि आगे आपको इशू नहीं बनेगा। और फिर यही हुआ, जैसे ही मैं वहां से 1 महीना मैंने काम किया, जैसे ही मुझे तमाम के तमाम टैक्टिक्स का पता लग गया कि भाई इस तरीके से इस चीज को यूज किया जाता है, इस तरीके से इस चीज पे काम किया जाता है, तो मैंने वहां से लीव किया, आगे अपना अकाउंट बना दिया और पहली सर्विसेज देना शुरू की फाइवर के ऊपर, जिसको कहते थे एसईओ ऑडिट। भाई लाओ मुझे कोई भी वेबसाइट दो, मैं आपकी एसईओ वेबसाइट का ऑडिट करके दूंगा और आपको ये बताऊंगा कि व्हाई गूगल आर नॉट रैंक यू, गूगल क्यों आपको रैंक नहीं करता या क्यों नहीं कर रहा या क्या उसके पीछे रीजन है। अगर आपको अच्छा लगता है, मेरी रिपोर्ट अच्छी लगती है, तो उसके तो पैसे तो आप मुझे दोगे ही दोगे, वो तो सर्विस मैंने आपको दी। हाँ, उसके बाद अगर आप इसी चीज की एसईओ करवाना चाहते हो मुझसे ही, कि मैं ही आपके इन बग्स को, इन एरर्स को दूर करके दूं, तो फिर मैं क्या करूंगा, अब यहां से उसको घेरना शुरू करूंगा। हाँ हाँ भाई बिल्कुल यार, क्यों नहीं, मैं आपका काम कर सकता हूं। जरा बताएं मैंने ऑडिट कितने में किया था, $5 में, $6 में, $10 में। वो ऑडिट की किस्में थी कि एक ऑडिट में मैं सिर्फ इतनी चीजें बताऊंगा, अगले ऑडिट में मैं इतना खोल के बताऊंगा, उसके अगले ऑडिट में इतना खोल के बताने के साथ एक सोल्यूशन भी दे दूंगा। तो वो प्लान्स बने मेरे, फिर एक प्लान छोटा प्लान था बेसिक, एक आता है मीडियम, एक आता है हार्ड, तीन प्लान्स मैंने बना दिए थे। ठीक है, तीनों प्लान्स में अलग अलग कैटेगरी थी, अलग अलग पैसे थे, एक के 5 थे, एक के 10 थे, एक के $15 थे। सबसे बड़ी छोटी सर्विस फाइवर पे मिलती है $5 की, सबसे छोटी सर्विस 6 हो गई, महंगाई हो गई सॉरी, अब 6 हो गई होगी शायद, क्योंकि मैंने शायद तकरीबन पिछले 3 महीने से फाइवर को नहीं देखा, काम इतने सारे हो गए थे आगे पीछे, तो बिजी इतना था तो मैंने फाइवर देखी भी नहीं। हाँ अलबत्ता मैंने जब काम किया है तो $5 पे मैंने काम किया था। तो फिर ये क्या हुआ भाई, साहब ने कहा कि भाई क्या आप इन्हीं बग्स को दूर भी कर देंगे, एसईओ भी कर देंगे मेरी। मैंने कहा जी बिल्कुल कर दूंगा। अब यहाँ पे गलती क्या हुई कि मेरी और उसकी अब डीलिंग कहाँ पे शुरू हो गई, फाइवर से हट के ईमेल पे। ईमेल कौन सा प्लेटफॉर्म है, कैजुअल प्लेटफॉर्म, हर बंदा यहाँ वहां से आके एक्सेस कर रहा है, जीमेल, गूगल मेल, व्हाट्सएप, उस पर बातें हो रही थी मेरी और क्लाइंट की। अब क्या हुआ, क्लाइंट ने काम करवा लिया, आधे पैसे मैंने सियाना बन के उससे पहले ले लिए थे कि भाई आधे काम होने के बाद, आधे काम होने से पहले उसने भी सियाना बन के काम पूरा करके वो शार्ट हो गया, आधे पैसे और गायब हो गए। अब इससे क्या सीखने को मिला मुझे कि यार जब भी मुझे काम करना है, ये मैं आपको अपनी केस स्टडी बता रहा हूं और बताने का मकसद ये था कि अगर आप इस तरीके से ज्यादा पैसे या ज्यादा ऑर्डर्स के चक्कर में अपने प्लेटफॉर्म को छोड़ के किसी और जगह मूव करेंगे जहां रिकॉर्ड नहीं है, जो आपके किसी मोमेंट का जिम्मेदार नहीं है, तो क्या होगा, बेसिकली इस तरह के फ्रॉड के चांसेस बनेंगे। ठीक है, फाइवर पे इस तरह के फ्रॉड के चांस नहीं हो सकते थे। वजह इसकी ये थी कि फाइवर इसके खिलाफ, चूंकि ये बायर जो था ये वहां पे रजिस्टर्ड था, मैं एज अ सेलर वहां रजिस्टर्ड था, हमारी चैट बूट में हुई हुई चैट फाइवर के पास एज अ एविडेंस पड़ी हुई थी। ठीक है, कहीं पे कोई गलती होती मेरी या फाइवर सॉरी मेरी या फिर मेरे क्लाइंट की, तो दोनों को पेनल्टी लग सकती थी, या मुझे या उसको, जिसकी भी गलती होती। लेकिन मैंने क्या किया, फाइवर के 20% के कमीशन के चक्कर में वहां से बचने के लिए मैं उसको कहां ले आया, जीमेल पे, वो भी खुशी खुशी आ गया। आधे पैसे तो हो गए, आधे पैसे फिर इस तरह गायब हो गए। तो कोशिश करनी है जब भी काम वाम भी करना है तो किसी एक मुसन्नद प्लेटफॉर्म पे ही करना। ठीक है, तो अच्छा एक और बात, जिनका अटेंडेंस का इशू है वो सारे के सारे ऑफिस में सर साथ से मिल के जाइएगा। ठीक है, ये अटेंडेंस के मामला देख लेंगे। वो मुझे शीट नहीं मिली, लग गई, क्या बात है भाई, समझ आई बच्चों लोग। आज की क्लास वैसे थोड़ी शायद बोरिंग हुई होगी आपके लिए, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा बोला है सिर्फ, लेकिन ये कि ये सारी बातें ज़रूरी थी। कल इंशाल्लाह विजुअलाइज डेटा पे बात करेंगे। कल के दिन में आपको प्रेजेंटेशंस बनाने के बाद
फाइवर का कंप्लीट ओवरव्यू दूंगा। साइन इन करने के साथ साथ काम किस तरह करेंगे, कौन सा टूल क्या काम करता है, बेसिकली ये सारी चीज़ें कल की क्लास में डील करेंगे। और फिर हफ्ते वाले दिन आकर पोस्टर, फ्लायर, ब्रोशियर, ये वो क्या चीज़ क्या होती है, इन पे बात करेंगे। बैकग्राउंड किस तरह रिमूव होता है, ये चीज़ें देखेंगे, ठीक है। और जो आपके असाइनमेंट है इसके रिलेटेड मेन चीज़, वो उसके बारे में भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। डन हो गया। आज मुझे इशारा मत कीजिएगा, मैं घड़ी देख चुका हूँ। हाँ देख लिए, 4 सेकंड रह गए, 15 सेकंड इंतज़ार करें या छुट्टी कर लें? चलें, एंजॉय, अल्लाह हाफिज़।